ओके, हम अब आज क्या पढ़ेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल या इंस्टीट्यूट? हाँ, मेरा दिल है कि मैं बिल्कुल आखिर तक रखूं। हाँ, नहीं करा था। डॉक्टर हाँ बैठ गया। हाँ जी, शुरू कर लें। अच्छा बताएं। अच्छा, हेलो। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स बाकी आप लोगों ने मैगजीन से पढ़ना है, लेकिन जो मैगजीन में नहीं है और वो कंटेम्पररी है, जो इस बार होने हैं, यानी रिफॉर्म्स आने हैं, मैं तुम लोगों को वो पढ़ा देता हूं। डन? ओके, मीरासी जल्दी करो। अच्छा काम करो, मेरे रास्ते में कोई रुकावट ना हो, वरना तुझे कसम से बाहर फेंक दूंगा। अच्छा वो बच्चा कहाँ गया? मुझे तो पानी चाहिए था। आ रहा है? ओके। हाँ, मैं कॉल करता हूँ। ओके, जो इस बार 5 मेजर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस होने हैं, यानी बिंग प्रपोज्ड बाय द दो बंदे हैं, वन इशरत हुसैन साहब एंड अरबाब शहजाद। इन दोनों ने मिलके जो रिकमेंडेशंस दी हैं वो 5 बड़ी रिकमेंडेशंस हैं। 5 मेजर रिकमेंडेशंस। आई एम स्लो एनफ एंड आई शुड बी स्लो एनफ कि आप लोग नोट कर सको। इस अप्रोच को कहते हैं इंटीग्रेटेड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सब तुम पे हंस रहे, देख लो पीछे, जरा पीछे देख लो। आगे तो नजर नहीं आएंगे, पीछे जरा देखो। ओके, नाउ उसके 5 की पॉइंट्स हैं। नंबर 1 इंडक्शन, नंबर 2 ट्रेनिंग। नंबर 1 इंडक्शन, नंबर 2 ट्रेनिंग, नंबर 3 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ये बाहर आवाजें किसकी हैं? चुप कराओ सबको, डू नॉट टॉक। सॉरी, तक नींद भी आ रही है। हाँ जी, ओके। गुस्सा doesn't suit me, ना? No, I shouldn't be. Sorry. Okay. All right. जो भी बोल रहा है बोलने दो। बस। Okay. Now, one is induction, second training, performance management, third, fourth, career progression and promotion. Career progression and promotion. Fifth, compensation. Sixth, retirement. Compensation
and benefits, compensation and benefits. Sixth, retirement. ये क्या कहानियां हैं? Number one, induction. Number one, induction. Induction कैसे होगी? प्रोसेस क्या होगा फॉर इंडक्शन? Number one, domain knowledge. Domain knowledge. दो वर्ड समझो पहले, स्पेशलिस्ट एंड जर्नलिस्ट. जनरलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट, ये दो वर्ड्स हैं. अच्छा, अक्सर लोगों ने इसको मिस इंटरप्रेट किया है. वो कहते हैं कि इंजीनियर्स को मौका नहीं मिलेगा, मैथमेटिक्स वालों को मौका नहीं मिलेगा. दैट्स नॉट ट्रू. रिपोर्ट मैंने पढ़ ली है और उस रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है. समरी जो रिकमेंड की गई है ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है? सो इंजीनियर या जो भी जिस फील्ड से भी है, दे आर ऑल क्या कहते हैं, एलिजिबल फॉर CSS. वन इज अ जनरलिस्ट, वन इज अ स्पेशलिस्ट. जनरलिस्ट कौन है? He or she could be from any discipline. वो किसी भी डिसिप्लिन से हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, एन इंजीनियर, अ डॉक्टर, जियोफिजिशियन, जियोफिजिक्स का है, जियोलॉजी का है, किसी भी साइंस सब्जेक्ट का है, किसी भी सोशल साइंस का है. ठीक. सो किसी भी फील्ड से वो हो सकता है, किसी भी डिग्री का क्वालिफायर हो सकता है, डिग्री होल्डर हो सकता है, अपीयर हो सकता है इन CSS. बट देयर वुड बी स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स दैट वुड बी स्पेसिफाइड फॉर स्पेसिफिक ग्रुप्स. स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होंगे जो स्पेसिफाई होंगे फॉर specific groups. For example, those who opt for foreign service, जो foreign service के लिए जाना चाहते हैं, they will have to go for IR, international relation and ILAW. No, not political science. No, they have to go for IR and international law, especially IR. Done? Those who want to go for यानी उनके ऑप्शंस में से IR होगा. Those who want to go for क्या कहते हैं, this DMG और पुलिस. फॉर एग्जाम्पल, DMG के लिए आप जा रहे हैं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इज अ मस्ट. ठीक है? साथ में पॉलिटिकल साइंस. अगर कोई DMG के लिए जाना चाहे तो उसके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या मुझसे रिपीट ना करवाओ, यूट्यूब पे दोबारा पढ़ लो अगर मसला होता है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ पढ़ाना है. आई डोंट हैव एनफ टाइम टू गिव यू. ठीक है? क्योंकि ये रिकॉर्डेड वॉइस से बाद में आप देख सकते हैं. डन. दूसरा, तीसरा, दैट फॉर एग्जाम्पल कोई पुलिस के लिए जाना चाहता है, ही और शी हैज टू गो फॉर क्रिमिनोलॉजी. हाँ, कोई स्मार्ट NFA इन तमाम सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन कर लेता है. और फिर फॉर एग्जाम्पल, एनीवन हु वांट्स टू गो फॉर FBR, फॉर कस्टम वगैरह, तो उनको इकोनॉमिक के सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स है, अकाउंटिंग है, ऑडिट है वगैरह, बिजनेस एड है, वो सब्जेक्ट्स उनको पिक करने होंगे. सो स्पेशलिस्ट, जर्नलिस्ट. जर्नलिस्ट कौन है? आपकी डिग्री. स्पेशलिस्ट कौन है? इन सब्जेक्ट्स को पढ़ के. फॉर एग्जाम्पल, ये स्टडीड IR, आपने 1 साल पढ़ लिया. IR की जो बेसिक्स हैं वो सारे आपने कर लिए जो आपको चाहिए इन द फॉरेन सर्विस. इकोनॉमिक्स के फॉर एग्जाम्पल वैसे वो तब तक करनी चाहिए जब तक उनकी इकोनॉमिक डिग्री ना हो. हाँ, लेकिन फॉर एग्जाम्पल कोई, हाँ एक और है, फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन ग्रुप के लिए आप जाना चाहते हैं, यू विल हैव टू गो फॉर जर्नलिज्म. इंफॉर्मेशन ग्रुप के लिए जाना चाहें तो आप जर्नलिज्म को ऑप्ट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल कोई है इन तमाम को ऑप्ट करता है तो उसके लिए यानी द मोर द क्या कहते हैं रेलेवेंट सब्जेक्ट्स बीइंग ऑप्टेड, द मोर द ग्रुप्स यू आर एलिजिबल फॉर. यू गेट द पॉइंट? सो
इंडक्शन में सबसे बड़ा पॉइंट इज डोमेन नॉलेज। डोमेन नॉलेज मतलब क्या? स्पेशलिस्ट आप जर्नलिस्ट आप ऑलरेडी हैं, डोमेन नॉलेज आपके पास होना जरूरी है। स्पेशलिस्ट उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप पिक करेंगे। क्लियर पॉइंट? ग्रेट। मैंने आपको बड़ा क्लियरली कहा कि आपकी डिग्री जो है वो आप जर्नलिस्ट हैं, लेकिन सीएसएस के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो आपको स्पेशलिस्ट बना देता है। सो कोई भी डिग्री होल्डर आ सकता है, अपीयर हो सकता है, हो सकती है, लेकिन अगर आपने इन डिजायर्ड ग्रुप्स में जाना है तो इन डिजायर्ड सब्जेक्ट्स को आपको पिक करना पड़ेगा। डन? बेटा ये तो थोड़ा ज्यादा ठंडा है, कुछ कर लो। हाँ जी, थैंक यू। दूसरा साइलेंस। फिर एक और है, अब ये टेक्निकल है, क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट वुड बी मस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जिसमें आपको इंग्लिश में, मैथ में, जर्नल नॉलेज में टेस्ट किया जाएगा, एटसेट्रा। तो स्क्रीनिंग टेस्ट वुड बी देयर, वुड बी कंडक्टेड। मजीद साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। आफ्टर स्क्रीनिंग साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। आजकल क्या होता है, बच्चे रिटर्न पास कर लेते हैं, उसके बाद उसका साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, उसके बाद मेन इंटरव्यू होता है। अब कैसा होगा, अगर ये प्रपोज रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट हो जाते हैं तो पहले स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद साइकोमेट्रिक होगा, उसके बाद रिटर्न होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। पैटर्न बीइंग चेंज्ड। साइकोमेट्रिक को पहले लेके आ गए हैं। बहुत सारे लोग दे डू नॉट डिजर्व टू बी इन द फील्ड, क्या कहते हैं, दे एकेडमिकली दे वेरी साउंड, लेकिन एकेडमिकली साउंड लोग तो सिर्फ नहीं चाहिए, क्या कोई फिजिकली फिट भी है कि नहीं, फिजिकली मेंटली फिट भी है कि नहीं। तो साइकोलॉजिस्ट उनको देख लें, उसके बाद क्या है, हाँ जी आ जाओ, ठीक है। तो आपके कम से कम 20-30% लोग ऐसे फेंक दो। So psychometric would be conducted first, and this is a very, क्या कहते हैं, sane idea, कि आप पहले से बंदों को चुन लो साइकोलॉजिकली, क्योंकि असल मसला तो है ही साइकोलॉजिकल। फॉर एग्जाम्पल दिस इंस्टीट्यूशन यू आर स्टडिंग इन, आप सबको पता है, और ये फेसबुक वगैरह पे बहुत सारे स्टोरीज भी आपके सामने हैं, ओरिजिनल स्टोरीज। क्या है तो मैं क्या कह रहा हूं, नहीं मैं तुम्हें नहीं कहूंगा, जगह दे दो वरना कसम से लित्तर मारूंगा। दे दो जगह। ओके, हाँ। सो एफपीएससी के किसी भी रिपोर्ट को पढ़ लो, या जब सीएसए के रिपोर्ट्स आती हैं, उनमें से एक मेजर कंसर्न क्या है कि लोग मार्क्स तो ले लेते हैं लेकिन दे आर नॉट फिट फॉर द फील्ड जॉब। ठीक है, तो साइकोमेट्रिक्स का पहले लाना जरूरी है। डन। सो इंडक्शन में 1 इज डोमेन नॉलेज, सेकंड द प्रोसीजर फॉर, क्या कहते हैं, एग्जामिनेशन। पहले क्या होगा, स्क्रीनिंग, साइकोमेट्रिक, रिटन, इंटरव्यू। डन। नेक्स्ट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, ट्रेनिंग। ना पहले कुछ की पॉइंट्स नोट कर दो, उसके बाद इस पे हम आएंगे। जो फेडरल ब्यूरोक्रेसी है, फेडरल ब्यूरोक्रेसी, और ये मैं बात कर रहा हूं 17 एंड अबव, फेडरल ब्यूरोक्रेसी, सीएसपी एंड नॉन सीएसपी बोथ, सीएसपी एंड नॉन सीएसपी बोथ इज 29,000, 29,000 प्लस है। 16 से बिलो की बात नहीं कर रहा हूं,
16 एंड बिलो के जो है वो तो तकरीबन 3 लाख प्लस हो जाते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ 17 एंड अबव ऑफिसर रैंक की बात कर रहा हूं, वो 29,000 है। ये पॉइंट क्लियर है। दूसरा, उसी फेडरल में जो 29,000 है, उनमें से जो सीएसपीज हैं, सीएसपीज जो सीएसएस कर चुके हैं, दे आर अराउंड 6,000। जो नॉन सीएसपीज हैं, दे आर अराउंड 23,000। ये क्लियर है। अब दो अल्फाज नोट कर दें, कुछ भी रिपीट नहीं करूंगा, रिपीट कर दें। वन, जर्नलिस्ट, दूसरा स्पेशलिस्ट। जर्नलिस्ट कौन है? सीएसएस करने वाला। स्पेशलिस्ट कौन है? जिसको जॉब मिली अपनी डिग्री के बुनियाद पे है। वो 17 या 18 स्केल में आया है किसी भी डिपार्टमेंट में। फॉर एग्जांपल एनएचए में आए हैं, एनएचए में लोग आए हैं, किस बुनियाद पे आए हैं? डिग्री के बुनियाद पे आए हैं। इसी तरीके से फिर फॉर एग्जांपल किसी और फेडरल डिपार्टमेंट, रेलवे में आए हैं, जो प्रिस्क्राइब रिक्वायरमेंट होती है एफपीएससी या आप प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन के जब एग्जाम्स देते हैं, उनके साथ रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई थी कि कौन से डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। सो स्पेशलिस्ट एंड जनरलिस्ट। सो टोटल नंबर ऑफ फेडरल ब्यूरोक्रेसी, द ऑफिसर ब्यूरोक्रेसी 17 and above is 29,000. 6,000 is the CSP, 23,000 is a non-CSP. तो जो नॉन सीएसपी है वो स्पेशलिस्ट है, जो सीएसपी है वो जर्नलिस्ट है। ठीक। अब फोकस क्या रहा है हमारे यहां? जो सबसे बड़ा मसला रहा है वो ये रहा है कि स्टेट परसिस्टेंटली फोकस करता रहा है ऑन द ट्रेनिंग, एनलाइटमेंट, अपॉर्चुनिटीज ऑफ द जर्नलिस्ट, द सीएसपीज। जो स्पेशलिस्ट है उन पे कोई फोकस नहीं रहा है, या लीस्ट पॉसिबल फोकस रहा है। फॉर एग्जांपल, आप बाहर स्कॉलरशिप पे जाते हैं, स्टेट आपको मुख्तलिफ ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, वो मोस्टली किसके लिए है? सीएसपी के लिए है, जर्नलिस्ट के लिए है। स्पेशलिस्ट के लिए या नॉन सीएसपी के लिए लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज हैं ऑफ ट्रेनिंग, एनहांसमेंट देयर कैपेसिटीज। तो अब फोकस किस पे होगा? दोनों पे होगा। राधा स्पेशलिस्ट पे ज्यादा होगा। पहली बार स्पेशलिस्ट पे फोकस ज्यादा किया जाएगा, और इन अदर वर्ड्स ड्यू फोकस वुड बी गिवन टू द स्पेशलिस्ट, द नॉन सीएसपीज। पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, KPI, Key Points Indicators, Key Performance Indicators, Key Performance Indicators, KPI। होता क्या है, अब भी आप लोगों में से शायद बहुत सारे बच्चों को जॉब्स ना मिली हो तो उनका SCR नहीं लिखता हो, मतलब SCR का एक्सपीरियंस उनको नहीं होगा, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। आपका जो बॉस है वो आपका SCR लिखता है। फॉर एग्जांपल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, उनका SCR कौन लिखता है? DC। फॉर एग्जांपल, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जितने भी कॉलेजेस वगैरह हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के हेड्स हैं, उनका SCR कौन लिखता है? AEO या सॉरी DEO, डिस्ट्रिक्ट डिविजनल या जो भी है एजुकेशनल ऑफिसर जो हेड होता है। इसी तरीके से विद इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं वगैरह, उनका SCR कौन लिखता है? द प्रिंसिपल और द हेड मास्टर, व्हाट एवर दैट इज। ये पता है ना सबको? नाउ अब हमारे यहां जो इन लोगों के SCR लिखे जाते रहे हैं वो बड़ा ट्रेडिशनल तरीका रहा है। कोई रियल परफॉर्मेंस बेस्ड SCR नहीं लिखे जाते थे।
अब क्या होगा, नोट कीजिएगा। मतलब उस तरीके से हम हट जाएंगे। कैसे? पहली बात, ये क्वांटिटेटिव नहीं होंगे, क्वालिटेटिव होंगे। जो असेसमेंट होगी वो क्वालिटेटिव होगी, क्वांटिटेटिव नहीं। कैसे? द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑफिसर वुड बी एवेल्युएटेड। हाउ? द परफॉर्मेंस of an officer would be evaluated, number 1, time based। एक मखसूस टाइम लिमिट दिया जाएगा कि 1 साल है, ये 5 काम आपने करने हैं। आपके पास 1 साल है, या आपके पास 1 महीना है, आपने ये काम करना है इस 1 महीने में। सो टाइम लिमिट दिया जाएगा फॉर स्पेसिफिक टास्क्स। वो टास्क फुलफिल हुए या नहीं हुए, उसकी बुनियाद पे एससीआर लिखा जाएगा। वो पर्टिकुलर टास्क अचीव हुए, नहीं हुए, हाफ हुए, पार्शली हुए, कैसे हुए, उसकी बुनियाद पे उसका एससीआर लिखा जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस नोट की जाएगी। सो 1 इज टाइम बेस्ड। ऐसा नहीं है कि 3-3 साल 5-5 साल आप बैठे रहो, 3-3 साल 5-5 साल आप बैठे रहो और बस एससीआर लिखा जा रहा है। हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन की मर्जी, उसके साथ आपका ताल्लुक कैसा है, बस उसकी बुनियाद पे डिसाइड होता है। कोई परफॉर्मेंस, कोई इंडिकेटर ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। पहली बार क्या होगा? टाइम बेस्ड होगी। आपको टाइम फ्रेम दिया जाएगा, टास्क्स दिए जाएंगे, टास्क्स वुड बी गिवन, टाइम लिमिट वुड बी गिवन, उसमें आपने वो फुलफिल करने होंगे। दूसरा, वो जो एवेल्युएशन ऑफ द ऑफिसर है वो परफॉर्मेंस होगा। अब परफॉर्मेंस महीने बेस्ड भी होगा, क्वार्टरली बेस्ड भी होगा, एनुअल बेस्ड भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कौन कौन से टास्क दिए गए 1 साल के लिए, 1 साल के लिए मुझे क्या क्या टास्क दिए गए, उनमें से मैंने कितने फुलफिल किए, कितने नहीं किए, उसका डेटा होगा, सारा कुछ मौजूद होगा। उसकी बुनियाद पे मेरी एवेल्युएशन होगी। सो ऑफिसर की परफॉर्मेंस की पॉइंट। दूसरा, टाइम बेस्ड। ऐसा नहीं है कि आप ये काम कर लो, ठीक है ये काम कर लो, लेकिन कितने टाइम में कर लो, इतने टाइम में। सो 1 इज परफॉर्मेंस, दूसरा टाइम, थर्ड दैट इज ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट कैसे बनाओगे? डिजिटलाइजेशन आपको करनी पड़ेगी। जो जो काम दिए गए हैं, जिस जिसको असाइंड हुए हैं, उसका फौरन, फॉर एग्जाम्पल आपको यह काम दिया गया, हां जी कर लिया जी, डन। कैसे? उसी जो सॉफ्ट में आपको ये टास्क दिए गए हैं, उसी सॉफ्ट फॉर्म में बताए भी जाएंगे कि आपने किए हैं। जो सॉफ्टवेयर है जिसको आपने सब कुछ डिजिटलाइज करना है, जो डिजिटलाइजेशन, अगर कोई ऐसे डिजिटलाइजेशन पे आता है, उसमें से आप ये पॉइंट्स ऐड करेंगे कि लोगों की परफॉर्मेंस एवेल्युएशन कैसे होगी, ऐसे। सो ट्रांसपेरेंसी, ऑफिसर की परफॉर्मेंस, टाइम बेस्ड, ट्रांसपेरेंसी। ये नहीं होगा कि ये अपना है, ये इसके साथ मेरी नहीं लगती, ये वाली कहानी नहीं होगी। नेक्स्ट, करियर प्रोग्रेशन। एंड प्रमोशन। करियर प्रोग्रेशन एंड promotion. Now, 17 and 18 स्केल के लिए, 17 and 18 स्केल के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे जिस तरीके से आजकल एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशन, हेल्थ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिसिंग, CNW,
कंस्ट्रक्शन एंड वर्क्स, वापडा करते जाओ, जितने भी हैं हर एक डिपार्टमेंट होगा। लेकिन 19 ऑनवर्ड, 19 एंड ऑनवर्ड, 19 स्केल एंड ऑनवर्ड क्या होगा? 4 कैडर्स बनाए जाएंगे। 19 स्केल एंड ऑनवर्ड 4 कैडर्स बनाए जाएंगे। नंबर 1, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आता है? फॉर एग्जांपल आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिविजनल लेवल पे, ये जनरल बात है। फॉर एग्जांपल पुलिसिंग, क्या क्या क्या, ओवरऑल। सो एक होगा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा दैट वुड बी टेक्निकल सर्विसेज। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स सारे टेक्निकल हैं, हेल्थ वाले सारे टेक्निकल हैं, हर कोई हेल्थ का नहीं बन सकता, टेक्निकल। जितने भी वो टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हैं वो टेक्निकल सर्विसेज। 2, थर्ड इकोनॉमिक पूल, POOL, इकोनॉमिक पूल। इकोनॉमिक पूल के अपने एक पूल बनेगा जिसमें आपके कस्टम, एक्साइज, FBR सारा कुछ आएगा। ठीक। 3, फोर्थ इज सोशल सेक्टर सर्विसेज। सोशल सेक्टर सर्विसेज फॉर एग्जांपल हेल्थ, एजुकेशन वगैरह इसी में आ जाएंगे। तो 19 एंड ऑनवर्ड 4 डिविजन्स होंगी। तो कोई जिस डिपार्टमेंट से भी है, कोई जिस डिपार्टमेंट से भी है, वो DMG का है, वो फॉरेन सर्विस का है, या वो कहीं का भी है, वो हेल्थ का है, वो एजुकेशन का है, 19 एंड अबव, वो किसी भी कैडर में जा सकता है। लेकिन वो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ 1, एक्सपर्टीज। ऐसा नहीं है कि DMG है तो DMG वाला, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में तो 19 में तो वो आ गया। अब उसके बाद उसने क्या करना है? या तो लेट्स से उसकी, आपकी जो अभी चेयरमैन क्या कहते हैं FPSC है, उनकी स्पेशलिटी क्या है? एजुकेशन। जो एजुकेशन रिफॉर्म कमेटी थी उसको ये हेड कर रहे थे, तो उनकी एक्सपर्टीज क्या है? एजुकेशन में है। 2 के DMG से है, लेकिन एक्सपर्टीज उनकी क्या है? एजुकेशन। तो उस पे काम करेंगे। जी बेटा, RD092, RD092, सॉरी, उन्होंने मुझे करेक्ट कर लिया। ओके, नेक्स्ट। हाँ, तो एक्सपर्टीज के बुनियाद पे आप जाएंगे ईदर ऑफ द 4 कैडर्स। ऐसा नहीं है कि बस जिस तरीके से आप मूव करते रहेंगे, नहीं। फॉर एग्जांपल फॉरेन सर्विस में भी डिफरेंट डोमेन्स हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसकी स्पेशलिटी न्यूक्लियर स्टडीज है, तो वो उस फील्ड में जाएगा। किसी की इकोनॉमिक स्पेशलिटी है तो वो उस साइड पे जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग भी फॉरेन पॉलिसी पे आपको चाहिए। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल लेट्स से वो मैरीटाइम सिक्योरिटी पे, तो वो उधर चला जाएगा। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे हैं तो उधर चला जाएगा। सिंपल 19 एंड अबव स्केल में कोई भी जाएगा तो सिर्फ 4 कैडर्स बनेंगे, और वो ये 4 हैं, और उनमें से लोग जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपर्टीज। हाँ, नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, compensation and benefits. Compensation and benefits. Now, 3 slabs, SLABS, slabs being recommended. 3 slabs बनाए गए हैं। Number 1, outstanding. Outstanding. जी। दूसरा satisfactory,
सेटिस्फैक्ट्री, हाँ जी। थर्ड, बिलो एवरेज, बिलो एवरेज। तो किसी की प्रमोशन होनी है, किसी को बेनिफिट्स मिलने हैं, इन 3 कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार सीएसएस कर लिया, एक बार गवर्नमेंट ऑफिस में आ गए, जॉब आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, फिर किसी का बाप आपको कुछ नहीं कह सकता। क्यों? राइट? सो सब कुछ क्या होगा? हां, जो आपकी एवेल्युएशन, प्रमोशन, बेनिफिट्स, कंपेंसेशन होगी, वो किस बुनियाद होगी? परफॉर्मेंस बेस्ड होगी। 3 स्लैब्स बीइंग रिकमेंडेड, और वो ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस है। जो कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स हैं, उनके 3 स्लैब्स बनाए गए हैं, और उसके लिए एक ही स्टैंडर्ड है, दैट एज अ परफॉर्मेंस, कि बंदे की परफॉर्मेंस कैसी है ना। अगर आउटस्टैंडिंग है तो उसको जो एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा वो 25% होगा। आप भी 17 में हैं, ये भी 17 में है, एक ही एरिया में, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में सर्व कर रही हैं आप दोनों, आपकी परफॉर्मेंस इनसे नीचे है तो इनको 25% मिलेगा। आप एवरेज हैं या क्या कहते हैं, सेटिस्फैक्टरी हैं, तो आपको 10 to 15% मिलेगा। 10 to 15% टू सेटिस्फैक्टरी। बिलो एवरेज को 0, कुछ नहीं मिलेगा। अभी जो इतनी तफसील से मैंने परफॉर्मेंस बता दी, एवरीथिंग मैंने अभी थोड़ी देर पहले बहुत तफसील में बता दी आपको कि परफॉर्मेंस कैसे होगी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में है ना, आप एसी लग गए, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से क्वेटा में आप लग गए, तो एसी क्वेटा आपको लेट्स से पहले महीने में 10 टास्क दिए गए हैं। उन 10 टास्क को आपने क्या फुलफिल किया कि नहीं, उस पे आपकी प्रोग्रेस आपने कितनी शो की। जारी बात है, आप अटेंडेंस पे तो कोई सवाल ही नहीं उठता, वो आपको इंश्योर करना ही होगा। आपको जो टास्क दिए गए हैं आपने वो कैसे फुलफिल किए हैं कि नहीं किए हैं। ठीक, मजीद साथ साथ में आपने जो आपके साथ जो टीम है, उस टीम को आपने कैसे कैरी ऑन किया है, उस टीम को यूटिलाइज कैसे किया है, वगैरह वगैरह। सो परफॉर्मेंस बेस्ड स्लैब्स बनी है, और वो 3, आउटस्टैंडिंग 25%, सेटिस्फैक्टरी 10 to 15%, बिलो एवरेज 0। प्रमोशन नहीं है ये, इट इज इंक्रीमेंट। प्रमोशन तो आपकी उसी टाइम पे होगी, प्रमोशन तो आपकी उसी टाइम पे। अच्छा, क्यों ऐसा हो कि आप भी 17 है, मैं भी 17 हूं, दोनों हम एक ही क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से टीचिंग फील्ड में है, तो आपकी मेरी सैलरी क्यों सेम हो। और फिर अगर सैलरी में डिफरेंस हमारा दोनों 17 में है, लेकिन आप जूनियर है, मैं सीनियर हूं, मेरी सैलरी आपसे ज्यादा क्यों हूं, इसलिए कि मैं सीनियर हूं? नहीं, मेरी परफॉर्मेंस कैसी है और आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, दैट शुड मैटर, नॉट सीनियरिटी। एक तो देखिए 17 की ऑप्टिमम लेवल, मिनिमम लेवल लिमिट्स रखे गए हैं, 18 के भी ऐसे हैं, 19 के भी ऐसे हैं, आप उसी में आप वेरी करेंगे। लेकिन इट शुड नॉट बी सीनियरिटी बेस्ड, यानी विद इन द ग्रेड इट शुड नॉट बी सीनियरिटी बेस्ड, इट शुड बी परफॉर्मेंस बेस्ड। सर प्रमोशन सीनियरिटी बेस पे होगा ना, वो तो सीनियरिटी बेस पे ही होगा। हाँ जी, नहीं सारी बात है, वहां पे भी आपकी रुकावट आएगी। अगर आपने 17 में डिलीवर नहीं किया तो आपके परफॉर्मेंस को क्या कहते हैं, प्रमोशन को स्लो डाउन किया जाएगा, रोका जाएगा। वो अब यार कहानी खत्म हो गई यार, आप मुझसे पूछ रहे हो। वो जो मैंने अभी परफॉर्मेंस पे इतनी बड़ी कहानी बना दी,
भाई सब कुछ आपका डिजिटलाइज्ड होता जा रहा है. यू आर स्पीडीली हेडिंग टुवर्ड्स ई गवर्नेंस. यू आर स्पीडीली हेडिंग टुवर्ड्स ई गवर्नेंस. फॉर एग्जाम्पल, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल है. लेट्स से वन ऑफ द प्रोसीजर ऑफ एवेल्युएशन क्या होगा, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का डीसी है, उसमें क्या क्या इश्यूज उठे, उसको कैसे हल किया गया, हल किया भी गया कि नहीं. ये तो एरिया तो एरिया भी निर्भर करता है. जिस तरह अगर लियारी में हो, लियारी में तो ज्यादा चलेगा ना. यू वेरी राइट, यू वेरी राइट. लेकिन साथ साथ में वो इसी की बुनियाद पे तो आपकी परफॉर्मेंस नोट की जाएगी कि आपके सामने हर्डल्स क्या हैं, आपके सामने हर्डल्स क्या हैं और आप कैसे. लेकिन एक चीज में साथ ये भी रखो कि व्हेन स्टेट इज पुटिंग इट्स वेट बिहाइंड यू, जब स्टेट अपना वेट आपके पीछे डाल रहा है, साथ साथ में स्टेट एपॉलिटिकल होगा. स्टेट आपको सिर्फ परफॉर्मेंस की बुनियाद पे आपकी एवेल्युएशन करेगा, प्रमोशन करेगा. तो टफ और ये एरियाज उसमें बेनिफिट्स होते हैं, जिस तरीके से डॉक्टर्स के लिए किए गए हैं. हार्ड एरियाज पंजाब में है, केपी में है. ठीक है, हाँ जी. नेक्स्ट, अच्छा, एक और इसी कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स में सबसे एक्सक्यूज मी, सबसे बड़ा मसला विद द ऑफिसर रैंक्स इज सैलरीज. 17 एंड अबव के साथ सबसे बड़ा मसला क्या है, सैलरी है. फॉर एग्जाम्पल, एन असिस्टेंट कमिश्नर हु हैज डन CSS, उसकी तनख्वाह कितनी होती है, अराउंड 50,000 प्लस माइनस. एक डॉक्टर जिसने MBBS किया हुआ है, उसकी तनख्वाह कितनी है, बेयर मिनिमम. इसी तरीके से एक कॉलेज में लेक्चरर या यूनिवर्सिटी में लेक्चरर, उनकी तनख्वाह उनके एक्सपेंसेस के साथ मीट नहीं कर रही. ठीक, तो तनख्वाहों में क्या होगा, सैलरीज में एक सब्सटेंशियल जंप आएगा. substantial jump in the salaries of the officers. लेकिन वो कैसे करेंगे, उसके लिए अप्रोच क्या होगा, that would be the state bank model, state bank of Pakistan model. अप्रोच क्या अडॉप्ट किया जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉडल, जहां पे 17 की इंडक्शन होती है, उसकी तनख्वाह तकरीबन कोई लाख प्लस माइनस की होती है. हाँ, ठीक है. सो हैवी सैलरी होती है एक 17 ग्रेड ऑफिसर की, न्यू इंडक्टी की. अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में बंदा जिसके पास पूरा तहसील है, आपका जो डीसी है उसकी तनख्वाह लाख प्लस माइनस बनती, पूरे डिस्ट्रिक्ट का वो हेड है, उसकी तनख्वाह इतनी होती है. जी, एवरीथिंग, ये एवरीथिंग पे अप्लाई होगा. सबसे पहले क्या है, आपकी सैलरी है, आपको सैलरी तकड़ी दी जाएगी, यानी आपकी सैलरी में इंक्रीज होगा. लेकिन उसके लिए क्या किया जाएगा, जो 16 एंड बिलो स्केल के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उन पर डिपेंडेंसी को रिड्यूस किया जाएगा. डिपेंडेंसी ऑन 16 एंड बिलो स्केल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मैंने ऑफिसर्स नहीं कहा, ऑफिशियल्स पे डिपेंडेंसी रिड्यूस की जाएगी. कैसे, ई गवर्नेंस. ठीक, तो जितना पैसा आज दे रहे हो इन्हीं डिपार्टमेंट्स को, उसी में ये सब कुछ मैनेज हो जाएगा, परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी. लेकिन ये जो लोअर ग्रेड के लोग हैं, उन पर डिपेंडेंसी कम कर दो. कैसे, जो एग्जिस्टिंग है दे कैन नॉट बी किक्ड आउट, उसको तो आप निकाल नहीं सकते, लेकिन फ्रेश इंडक्शन नहीं होगी. ऑब्वियसली, लेकिन उसके लिए देखें स्टेट का काम क्या होता है. स्टेट का काम, जो गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ ऑफिशियल्स डूइंग मैक्सिमम वर्क इज द अप्रोच. आप क्यों, फॉर एग्जाम्पल, हमारे मुल्क में या हमारे फेडरल ब्यूरोक्रेसी में क्या है, जो सबसे बड़ी तादाद है वो किसकी है, वो नायब कासद की है.
ये कॉन्सेप्ट है ही क्यों? नायब कासिद क्या कर रहा होता? मेरी गाड़ी धो रहा होता है, मेरे जाती काम कर रहे होते हैं। क्यों? यू गेटिंग द पॉइंट? सो वो स्टेट पे बर्डन है, बेनिफिट। अच्छा, इतने सारे ड्राइवर दिए हैं, क्यों? सो वो बर्डन जो स्टेट पे नहीं होना चाहिए उसको ये कट करेंगे। लेकिन कट कैसे? एग्जिस्टिंग लोगों को निकालेंगे नहीं, न्यू इंडक्शंस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एग्जिस्टिंग को निकालेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम आएगा। न्यू इंडक्शन लोअर स्केल में कम से कम की जाएगी और यह प्रोसेस ग्रेजुअल होगा। यह प्रोसेस ग्रेजुअल होगा, नॉट क्या कहते हैं रिवोल्यूशनरी, एवोल्यूशनरी होगा। रिवोल्यूशनरी नहीं होगा, एवोल्यूशनरी होगा। डन? हाँ जी। मजीद एक छोटा सा पॉइंट, रिटायरमेंट। रिटायरमेंट एज को बढ़ा दिया जाएगा फ्रॉम 60 to 63। रिटायरमेंट एज वुड बी इंक्रीज फ्रॉम 60 to 63। केपी में ऑलरेडी कुछ डिपार्टमेंट में ऑलरेडी कर दिया गया है। हाँ जी, एजुकेशन खत्म हो गया सर, हाईकोर्ट ने अल्लाह आसानी फरमाए। हाई कोर्ट भी ऐसे हैं हमारे कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसले आपने 2-3 फैसला भी देख लिए, नवाज शरीफ साहब का फैसला भी आप लोगों ने देख लिया, लेकिन वो एक पॉलिटिकल है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन जो शख्स PIA को साफ नजर आने लगा कि चीजें इंप्रूव होने लगी हैं, उसको आपने हटा दिया। हर चीज में जुडिशरी ना पंगा ले लेती है। आज जो आप के का जो फॉर्चुनेटली वो जो टर्किश कंपनी ने के, उन्होंने हमारे साथ सेटलमेंट कर दी, वरना हमने उनको $3 अरब देने थे। हाँ, रिकॉर्डेड के बाद $6 अरब। ये किसकी वजह से दे रहे हैं? वो आपका जो एक्स चीफ जस्टिस इफ्तिखार साहब थे। बहुत सारी कहानी है। डन? वी डन विद द की पॉइंट्स। बाकी ये इंस्टीट्यूशन के जो भी है आप लोग मैगजीन से पढ़ लो, काफी है। शुक्र है। अब बताओ। हाँ हाँ, अच्छा एक सेकेंड। हाँ, हेलो, सवाल यहां पे ये कर रहे हैं कि ये इंप्लीमेंट कब होंगे पाकिस्तान में? वेरी गुड, इट वुड टेक टाइम। बट सर ये या वहां से अप्रूव हो गए असेंबली से या नहीं हुए हैं, कैबिनेट से अप्रूव नहीं हुए हैं। दिस आप देखिए, देर आर सो मेनी रिपोर्ट्स, एजुकेशनल पॉलिसीज, रिकमेंडेशंस और अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पुलिसिंग लेवल पे वगैरह वगैरह, हेल्थ लेवल पे जो समरी बना दी गई है, इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। क्या ये इम्प्लीमेंट हो पाएगी कि नहीं? 2008 में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ड्राइव किया था मुशर्रफ साहब ने, 7 और 8 में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इसी ब्यूरोक्रेसी रिफॉर्म्स के बारे में मैंने बुक में लिखा है, मैगजीन में लिखा है मैंने, नहीं हुआ। तो क्या ये हो पाएगा कि नहीं? सबसे पहली बात क्या है? द विल ऑफ द स्टेट, गवर्नमेंट चाहिए। डन? आई शुड stop this topic more. Okay, now आगे। ब्रेक्जिट हो गया था। ओके, साइलेंस। अफगान पीस प्रोसेस। हेलो, मुझे किसी ने ये नहीं कहना कि ये टॉपिक नहीं। मैं आपके लिए नहीं बैठा हूं, मैं रिवीजन के लिए बैठा हूं। जिसने नहीं पढ़ना वो दफा हो जाए। मुझे ना ये काम सिर्फ इस कमरे में बैठे हुए बच्चों के लिए नहीं है, ये वो हजारों लोगों के लिए जो हमें सुन रहे हैं, और ये सिर्फ सदका जारिया हम कर रहे हैं, हमारा कोई मकसद नहीं है। तो हर कोई सुने। ये मुझे नहीं कहना चाहिए, बस छोड़ो, ये भी नहीं कहना चाहिए। इसलिए तुम एक सेकेंड, आपने कोई भी इदारा, आप देखें, अगेन मैं लाइव जा रहा हूं। नहीं, देखें, यू गाइज आर अ स्टूडेंट और एवरीवन इज जजमेंटल। इंसान बड़ा खुद गर्ज होता है,
चंद दिन पहले मैं, क्योंकि हम किसी के बारे में बुरा भला नहीं कहने वाले, और यहां पे आपने एक चीज देखी होगी, इस इदारे ने किसी और इदारे के बारे में कभी बुरा नहीं कहा होगा। मैंने नहीं, किसी भी टीचर ने नहीं कहा होगा। है, दिखा दो मुझे। हमारे स्टूडेंट्स जगह जगह इंटरव्यू देने के लिए चले जाते हैं, और हमारा रिजल्ट क्या कर लेते हैं? मतलब स्टूडेंट हमारा है, एक जगह पे वो मुंह मारी करने चला जाता है, इंटरव्यू देने आ जाता है, और हमारे रिजल्ट को ही वो डिस्प्यूटेड बना देता है। तो वाई शुड आई ट्रस्ट यू? आई शुड हैव माई ओन स्ट्रेंथ्स एंड माई हैंड्स। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, चंद दिन पहले हमारा एक स्टूडेंट मुझे पेपर चेक करवाने गया, और देखिए मजे की बात बता दूं, अच्छाई बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैंने उसका पेपर चेक कर लिया। मैंने उसका पेपर चेक कर लिया, अगरचे मैं पिछले 4 साल प्लस से न यूनिवर्सिटी का पेपर चेक कर रहा हूं, मेरे साथ टीएस हैं, न यहां के पेपर चेक कर रहा हूं, मेरे साथ टीएस हैं, उनको आउटलाइन दे रहा होता हूं, लेकिन फिर भी मैंने उसका पेपर चेक किया। क्यों चेक किया ये भी बता दूं। अच्छाई बताने की प्रॉमिस बाय गॉड कोशिश नहीं हो रही है। मुझे लगा कि शायद फिर मैं जजमेंटल हो जाऊंगा या इंसाफ नहीं कर पाऊंगा। वो कहीं पे एग्जाम देने गया था, और उस एग्जाम के लिए उसने 15,000 रुपए पे किए थे। उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए उसने 15,000 रुपए पे किए थे। स्टूडेंट हमारा था। फिर मैंने उससे पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा, सर वैसे भी आप लोग तो हमें इतना चार्ज नहीं करते हैं, तो हमने कहा उधर भी चले जाते हैं। मैंने कहा, फिर आपने वहाँ पे पैसे दिए? उन्होंने कहा, हाँ जी सर दिए। तो मैंने कहा, यहाँ पे आप क्यों नहीं देते? क्योंकि आप लोग लेते ही नहीं पैसे। अच्छा, मैंने उसका पेपर चेक कर लिया, और प्रॉमिस बाय गॉड वो मार्किंग इंसाफ से नहीं हुई थी। हाँ जी जी, उन्होंने 4 पॉइंट्स दिए गए थे मिसाल के तौर पे, उस पर लिखे थे कमेंट्स। नंबर 1, टाइम डिवीजन आपने प्रॉपरली नहीं किए। ये तो बच्चे को भी पता है। रिज़्क की जगह पे खड़ा हूं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, क्योंकि जब आप किसी का नाम लेते हैं तो गैबत में बात आ जाती है। मैं वो नहीं कर रहा हूं। आपने क्या कर लिया? आपने क्वेश्चन में प्रॉपर टाइम डिवीजन नहीं की है। दूसरा, आपने एक क्वेश्चन को ज्यादा स्पेस दिए, दूसरे क्वेश्चन को आपने कम स्पेस दिए। वही ऊपर वाली बात उसने दोबारा की थी, लेकिन वर्डिंग चेंज किए थे। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा, फिर आपने ये कमेंट पढ़े तो कैसा लगा? उन्होंने कहा, सर ठीक है। मैंने कहा, एक्सीलेंट, गो। ठीक है, तो ऐसे कमेंट्स, ये तो किसी को भी पता चल जाता है। हाँ जी, मेरे आर्गुमेंटेशन में क्या इशू है, इंट्रोडक्शन में मेरे क्या इश्यूज हैं, लिंकेजेस में मेरे क्या प्रॉब्लम है, क्या मैं आर्गुमेंट प्रॉपरली बिल्ड कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, ये देखा जाता है। बाकी तो कहानी है। आप 200 पेजेस लिखे, वो 5 पेजेस लिख लेगा, हो सकता है वो जरा स्कोर कर ले, और द वाइस वर्सा। इट्स ऑल अबाउट द आर्गुमेंटेशन। उसमें कोई बात नहीं हुई थी। अब मुझे क्या इतना जजमेंटल होना चाहिए क्योंकि मैंने एक पेपर देखा है, बाकी पेपर्स मैंने नहीं देखे, लेकिन ये एक पेपर मैंने देखा है और उस पर मैंने कमेंट किया। आपने कहा कि आपकी ये जो एकेडमी है वो बच्चों से फी ले रही है। हाँ, धर्मशाला हमने नहीं खोल रखा। ठीक, नहीं, अब जवाब दूंगा। मैंने कभी खुद को माफ नहीं किया, दूसरों को खाक माफ करूंगा। अभी सुनो, नहीं, मॉक फ्री होंगे। आप पिछले साल के स्टूडेंट है। मॉक नो, यू आर नॉट दिस ईयर स्टूडेंट, यू आर द प्रीवियस ईयर स्टूडेंट। बी ऑनेस्ट। इस साल का जो स्टूडेंट है उससे फीस नहीं ली जा रही, उससे फीस नहीं ली जा रही। अगर पिछले हमारा स्टूडेंट है किसी भी साल का, तो उसे पता नहीं कोई परसेंटेज, मुझे नहीं पता वो कितना है। जो आउटसाइडर है उसके लिए अलग है। तो हमने 3 कैडर्स बनाए हुए, विच आई गेस, और ये एकेडमी मेरी नहीं है, लेकिन ऑनेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू पे उनको डिफेंड जरूर करूंगा। बाकी आपकी मर्जी है, जो तेरा दिल करे, हु केयर्स। नेक्स्ट 10 में पोकू। ओके, नेक्स्ट।
अफगान वैशी की बच्ची सर आपने कहा था रिवीजन में पढ़ाएंगे। पढ़ाऊंगा। ओके ओके, मुझे पहले जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं वो करवाने दें, उसके बाद मैं अभी सिर्फ और सिर्फ प्योरली क्वेश्चंस करूंगा। हो सकता है उनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए तो उस वक्त शायद दुआएं दें आप लोग, तो मुझे शायद अल्लाह करे ऐसा हो। ओके, नाउ अफगान पीस प्रोसेस। क्वेश्चन इज यूएस तालिबान नेगोशिएशंस, यूएस तालिबान नेगोशिएशंस, prospects, challenges and recommendations, or hurdles and recommendations, hurdles and recommendations, especially in the context of Pakistan. पाकिस्तान क्या करे? क्वेश्चन आएगा तो यूं आएगा अफगानिस्तान के रिलेटेड। नाउ उसको आप कहां से स्टार्ट कर सकते हैं? कई तरीकों से स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने पहले दिन आप लोगों को इंट्रोडक्शन बताया हुआ कैसे कर सकते हैं। मैं इसको शुरू करता हूं। फॉर एग्जांपल, द लेटर ऑफ ट्रंप टू मिस्टर खान 2018। 2018 में ट्रंप ने लेटर लिखा टू मिस्टर खान और अपनी साउथ एशिया पॉलिसी ऑफ 2017 पे वो यू टर्न ले लिया उसने और खान से रिक्वेस्ट कर दी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टू ब्रिंग तालिबान ऑन टू द डायलॉग टेबल, और पाकिस्तान ड्यूली रिप्लाइड। हमने ड्यूली कंप्लाई किया। पाकिस्तान ब्रॉट तालिबान ऑन टू द डायलॉग टेबल। हम तालिबान को डायलॉग टेबल पे ले आए और नेगोशिएशन शुरू हुई इन दोहा, ने पहले अबू धाबी, उसके बाद दोहा, अबू धाबी एंड दोहा। जिनमें न्यूमरस क्रूशल पॉइंट्स बीइंग डिस्कस्ड, कई सारे क्रूशल पॉइंट्स डिस्कस हुए और फिर टिल डेट कोई मेजर हेडवे नहीं हुआ है। मेजर हेडवे इन नेगोशिएशन। क्यों? क्योंकि न्यूमरस हर्डल्स आर देयर। But across the board, and among all the parties, one commonality, उन तमाम में एक commonality आ चुकी है, and that is negotiation is the only way. So, if the decades-long conflict being resolved through negotiation, अगर ये decade-long conflict resolve होता है through negotiation, that would not only be important for the peace of Afghanistan and the region, but the world as a whole. ये सिर्फ अफगानिस्तान के लिए नहीं, सिर्फ रीजन के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए उसके बड़े पॉजिटिव इंप्लीकेशंस होंगे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। हाँ, नेक्स्ट इंट्रोडक्शन से निकल आया। अब द यू टर्न ऑफ मिस्टर ट्रंप, यू टर्न ऑफ मिस्टर ट्रंप। यू टर्न कैसे लिया उन्होंने? इन 2017 adopted a military driven policy towards Afghanistan. Trump's South Asia policy was military driven. Specifically towards Afghanistan was military driven. मतलब अप्रोच क्या था? नेगोशिएशन नहीं थी, मिलिट्री था। हाथ नीचे, कुछ ना समझ आए तभी हाथ नीचे, हाथ ना मत उठाना। ओके, अच्छा बोल पूछो। Sir, when he was
running for the elections, he said that he wanted to collect the troops from Afghanistan. So then why in 2017 did he adopt? अच्छा, फिर ये एक अलग डिबेट में हम चले जाएंगे. You're very right कि he wanted the US troops to be pulled out of the conflicts, but he could not. Yet again, he gave Trump South Asia policy. अब मैंने जब तुम लोगों को साउथ एशिया पॉलिसी पिछले साल बच्चों को जो मैंने पढ़ाया होगा उनको मैंने ये पढ़ाया होगा. इस साल ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देता हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन के साथ इसका लिंक नहीं बनता. फिर भी जवाब दे देता हूं, प्लीज मजीद चुप रहो. देखिए, अमेरिका में पावर सेंटर्स लाइक एनी कंट्री अथू दो बड़े हैं. वन इज द पॉलिटिकल लीडरशिप, दूसरा द डीपर स्टेट और द डीप स्टेट. ट्रंप बिफोर इलेक्शन या ड्यूरिंग इलेक्टोरल कैंपेन उसने बड़ी सारी बातें की कि मैं ये करूंगा. इसी तरीके से ओबामा ने की, बड़ी सारी बातें की कि मैं ये करूंगा, लेकिन कई सारी चीजें दोनों नहीं कर सके या उससे पिछले प्रेसिडेंट नहीं कर सके. क्यों? बिकॉज ऑफ द डीप स्टेट. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, ओबामा को इजराइल पे अपना स्टांस चेंज करना पड़ा, पैलेस्टाइन पे. ओबामा को इंडिया पे अपना स्टांस, कश्मीर पे अपना स्टांस चेंज करना पड़ा. इसी तरीके से ट्रंप को अपना स्टांस ऑन अफगानिस्तान चेंज करना पड़ा, क्योंकि डीप स्टेट स्ट्रांगली ऑपरेट्स. दैट इज मिलिट्री, या मिलिट्री इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट. मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट. सिंपल. कहां था मैं? मुझे ना रोको, मैं क्वेश्चन शेप में चीजें करने की कोशिश कर रहा हूं. प्लीज डू नॉट इंटरवीन. हाँ, भूल गया फिर. हाँ, सो 2017 में ट्रंप ने अपनी साउथ एशिया पॉलिसी में अप्रोच क्या अख्तियार किया टुवर्ड्स अफगानिस्तान? A military driven approach, was not negotiation based. दूसरा, aggressive approach adopted against Pakistan. पाकिस्तान के खिलाफ एग्रेसिव अप्रोच अडॉप्ट किया गया. ट्रंप साउथ एशिया पॉलिसी बुक से पढ़ लो, यहां पे तफसील में जाने की जरूरत नहीं है. सिर्फ यहां पे पहले पॉइंट क्या? नेगोशिएशन नहीं, फाइटिंग. फाइटिंग के लिए हम क्या करेंगे? आपको असला देंगे, आपको पैसा देंगे और हम निकलेंगे नहीं अफगानिस्तान से. रादर इंस्टेड ऑफ विड्रॉल हम क्या करेंगे? रीइंफोर्समेंट ऑफ ट्रूप्स करेंगे, जो उन्होंने किया. पाकिस्तान के बारे में क्या होगा? पाकिस्तान में हम ड्रोन स्ट्राइक्स करेंगे. डीप डाउन इनटू पाकिस्तान हम जाएंगे, चेस करेंगे टेररिस्ट को और किल करेंगे, यानी सॉवरेनिटी को वायलेट करते रहेंगे. दूसरा, पाकिस्तान के जो एड है, कोलिशन सपोर्ट फंड है वगैरह वगैरह, वो बंद करेंगे. सो पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एग्रेसिव अप्रोच अडॉप्ट किया गया. लेकिन 2018 में द लेटर बीइंग रिटन टू इमरान खान वाज अ कंप्लीटली यू टर्न ऑन साउथ एशिया पॉलिसी, जिसमें क्या था? ट्रंप रिक्वेस्टेड मिस्टर खान टू ब्रिंग तालिबान ऑन टू द डायलॉग टेबल, कि पाकिस्तान अपना इन्फ्लुएंस यूज करे. और हमने अपना इन्फ्लुएंस कैसे यूज किया? द फैमिलीज ऑफ अफगान तालिबान are mostly residing either in Pakistan or Iran. उनकी जो फैमिलीज हैं मोस्टली कहां पे रिजाइड कर रही हैं? पाकिस्तान में या ईरान में. तो हमने उनके जरिए तालिबान को इन्फ्लुएंस किया. सेकंड, यूएस रिक्वेस्टेड पाकिस्तान टू रिलीज की तालिबान प्रिजनर्स, स्पेसिफिकली मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर. रिलीज करें की तालिबान लीडर्स को. फॉर एग्जाम्पल, मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर, जो हमने किया. ठीक. और फिर नेगोशिएशन स्टार्टेड बिटवीन द टू कंट्रीज इन अबू धाबी, लेटर ऑन शिफ्टेड टू दोहा. पहले 2 राउंड्स हुए अबू धाबी में, द रेस्ट ऑफ द 7 राउंड्स हुए इन दोहा. डन. Now,
The American team is being led by ज़ल्मे खलीलजाद. अमेरिकन टीम को लीड कर रहा है ज़ल्मे खलीलजाद, जबकि तालिबान टीम को लीड कर रहा है मुल्ला बरादर, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर. मुल्ला अब्दुल गनी बरादर छोटी कहीं की. हाँ, उसके बाद फिर the key points of negotiation. की पॉइंट्स ऑफ नेगोशिएशंस क्या रहे? अब हेड दे दें. बिफोर ये हेड होगा, बिफोर गोइंग टू द salient features or key points of negotiation, we need to understand the realities of the two negotiating parties. Negotiation पे जाने से पहले हमें इन दोनों negotiating parties की realities को समझना है. Only then we can better analyze. Only then क्या better analyze होगा? The negotiation process. कि किसको कितना मिलेगा, शेयर मिलेगा. ठीक. Now, the reality of United States of America. The realities of United States of America are primarily two. US की realities दो हैं. Number one, first, it could not win the war on terror in Afghanistan. In spite of spending more than $1 trillion, could not win war on terror in Afghanistan. In spite of spending more than $1 trillion, engaging more than 100,000 soldiers, bringing in its NATO organization, the military organization into Afghanistan. Afghanistan में NATO को लेके आ गया by invoking Article 5 of NATO Charter. NATO countries ले आया Article 5 को invoke करके. फिर approval ले ली from UN. Later on, approval ले ली from UN. And non-NATO countries, combat troops of non-NATO countries लेके आ गया, convinced upon a series of non-NATO countries to send their combat troops to Afghanistan. US ने क्या क्या किया, उसके बावजूद भी वो जंग नहीं जीत सका. हाँ, ये war has, क्या कहते हैं, since 2010 onward क्या साबित हुआ है? US has lost the war. US war हार चुका है. It is chasing the ghost war. ये war क्या बन चुका है? Ghost war बन चुका है. It has proven to be the biggest ulcer for US economy. बहुत कुछ है. मैं सिर्फ आपको रियलिटी बता रहा हूं कि वो जंग नहीं जीत सका. ठीक है. और फिर इट नीड्स टू एंड द एंडलेस वॉर. टू कंक्लूड क्या है? इट नीड्स टू एंड द एंडलेस वॉर. और देयर इज ओनली वन वे लेफ्ट, नेगोशिएशन. दूसरा, secondly, US has
strategic objectives in Afghanistan. मतलब क्या? It does not only want to end the endless war, but it also has massive strategic objectives or goals in Afghanistan, interests in Afghanistan. मतलब क्या? It wants the containment of Russia, the containment of resurging Russia, the containment of resurging Russia, comma, rising China and troubling Iran. Troubling Iran. इन सबको कंटेन करना है, चेक रखना है. For that, US needs to keep strong military presence in Afghanistan. US को अपना मिलिट्री प्रेजेंस अफगानिस्तान में रखना पड़ेगा, स्पेशली मेजर बेसिस लाइक बगराम. Major bases, military bases like Bagram would have to be retained by US at any cost. दूसरी तरफ पे तालिबान की रियलिटी क्या है? वन, रियलिटीज ऑफ तालिबान are primarily two, या एक ही फ्रेज में हम बताते हैं, and that is Taliban have emerged as the strongest party in Afghanistan. पावर पार्टी अफगानिस्तान में कौन इमर्ज कर गया है? तालिबान. कैसे? मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि द एक्सपेंशन ऑफ तालिबान हुआ अफगानिस्तान में, टेरिटरी वाइज हुआ, नंबर वाइज हुआ, पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी वाइज हुआ. फॉर एग्जांपल, रशिया कहता है कि इसको टेररिस्ट मत कहो, ईरान कहता है टेररिस्ट मत कहो, चाइना कहता है टेररिस्ट मत कहो, पाकिस्तान कहता है टेररिस्ट मत कहो, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक कहते हैं टेररिस्ट मत कहो, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज कहते हैं टेररिस्ट मत कहो. इवन यूएस मान गया कि अफगान तालिबान टेररिस्ट नहीं है. सो इमरजेंस ऑफ तालिबान एज ए स्ट्रॉन्ग पार्टी, एक तो डिप्लोमेटिक इमरजेंस है, दूसरा एक क्या कहते हैं जैसा टेरिटोरियल इमरजेंस है. उसके पास कम से कम यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट रिपोर्ट 2018 है कि 45% ऑफ द टेरिटरी डायरेक्टली कंट्रोल्ड एंड मोर देन 70% अंडर द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ तालिबान. फॉर एग्जाम्पल, सो तालिबान बड़ा स्ट्रांगली रिसर्च कर गए हैं, बट दे आर नॉट स्ट्रॉन्गर एनफ. Taliban are not stronger enough to control Kabul, to govern Kabul, to rule Kabul. काबुल पे हुकूमत करे वो दिन भी नहीं है. क्यों? क्योंकि कोई भी मुल्क नहीं चाहता कि तालिबान क्या कहता है शरिया बेस्ड गवर्नमेंट, ये तालिबान वर्जन ऑफ गवर्नमेंट अफगानिस्तान में आए. इवन पाकिस्तान नहीं चाहता, रशिया नहीं चाहता, चाइना नहीं चाहता. कोई भी एक्सेप्टेबिलिटी उसके लिए ग्लोबल रीजनल लेवल पे नहीं है. ठीक, सो वो भी नहीं पॉसिबल. ठीक, और फिर दोनों तरफ पे एक कॉमन फैक्टर है, यूएस एंड तालिबान आर टायर्ड ऑफ फाइटिंग. थक चुके हैं, लड़ लड़ के थक चुके हैं, इसलिए बातचीत कर रहे हैं. अब की पॉइंट्स ऑफ नेगोशिएशन, मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पढ़ाया है मैंने आपको, सिर्फ स्ट्रक्चर दे रहा हूं, उस पर कहानी खुद बनाएंगे. वन मेजर पॉइंट ऑफ नेगोशिएशन, क्वेश्चंस नहीं, वन की पॉइंट ऑफ नेगोशिएशन इज पावर शेयर. पावर शेयर इन काबुल गवर्नमेंट. तालिबान wants maximum power share. US wants minimum possible share to be given to Taliban. तालिबान मैक्सिमाइजेशन चाहता है, यूएस उसको रिड्यूस करना चाहता है. काबुल सेंट्रल हुकूमत में भी, प्रोविंशियल लेवल पे भी. तो इट्स ऑल अबाउट द पावर शेयर जिस पे बातचीत चल रही है. वन, अब डिसाइड होगा फ्यूचर में, और ये डिसाइड किन बुनियाद पे होगा? द अबव रियलिटीज ऑफ द टू. इन दोनों के रियलिटीज और बकिया फैक्टर्स पे, अदर फैक्टर्स जिसमें क्या कहते हैं रीजनल फैक्टर्स हैं, इंटरनल फैक्टर्स हैं. रीजनल एंड इंटरनल फैक्टर्स पे
डिसाइड होगा कि तालिबान को शेयर कितना मिलता है। इन दोनों की रियलिटीज की बुनियाद पे, रीजनल फैक्टर्स की बुनियाद पे, इंटरनल फैक्टर्स की बुनियाद पे डिसाइड होगा कि इनको शेयर मिलता कितना है। वन। दूसरा, withdrawal or drawdown? Withdrawal or drawdown? Taliban have been demanding complete withdrawal of US troops. Taliban complete withdrawal of troops demand karte rahe hain in the past and even now. But on the other hand, US does not seems to be agreeing to complete withdrawal. यूएस के अराउंड 14,000 ट्रूप्स हैं इन अफगानिस्तान, वो कंप्लीट विड्रॉल नहीं करेगा। क्यों? स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है ना। दूसरी तरफ पे तालिबान मे नॉट बी इन अ पोजीशन टू कंपेल यूएस टू कंप्लीटली पुल आउट। तालिबान इस पोजीशन में नहीं है कि वो यूएस पे अपनी जिद मनवा सके, टू फोर्स यूएस टू पुल आउट कंप्लीटली। बट to pacify Taliban, US has to make a significant cut in the number of troops. उसको significant cut करना पड़ेगा। अब वो 5,000 होता है, 6 होता है, 4 होता है, टाइम वो टेल। एक। दूसरा, सिर्फ significant cut नहीं करना पड़ेगा। US has to give a gradual, क्या कहते हैं, a complete प्लान फॉर ग्रेजुअल विड्रॉल। उसको अपना प्लान भी देना पड़ेगा कि हम कितना और कैसे एवेक्यूएट करेंगे। डन। नेक्स्ट, तीसरा बड़ा पॉइंट जो अंडर नेगोशिएशन है, हाउ टू डील विद ISIS। ISIS के साथ कैसे डील करें। तुम कश्मीरी हो ना, चुप रहो। हाँ जी, रीजनल क्या मतलब? अभी तो मैं हर्डल्स पे बात की ही नहीं है। अभी तो बात चल रही है इन दोनों के दरमियान में कि ये दो क्या चाहते हैं। ठीक है ना। अगर आपको खामखा ये करना है जो कि क्वेश्चन की डिमांड में इस जगह पे नहीं बनती, जो आप इसको यहां पे डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो पहले मैंने रियलिटीज बता दी वो वहीं पे बताएं। अच्छा, अब रीजनल फैक्टर्स में आप बता दीजिएगा। रीजनल फैक्टर में यूएस वांट्स अ कंप्लीट विड्रॉल, रशिया, चाइना वांट्स अ कंप्लीट विड्रॉल, लेकिन कंप्लीट विड्रॉल एब्रप्ट विड्रॉल नहीं चाहिए, नीदर पाकिस्तान को, ना रशिया को, ना चाइना को। एब्रप्ट विड्रॉल नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? बिकॉज पावर वैक्यूम आएगा, लेकिन सिग्निफिकेंट कट जरूर चाहिए, सो दैट द अमेरिकन प्रेजेंस, मिलिट्री प्रेजेंस इज नॉट एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फॉर दीज कंट्रीज। अब ठीक है, शुक्र है। नेक्स्ट, मजीद, हाँ, ISIS के साथ कैसे डील करें? देयर इज अ प्रिवेलेंट कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन द टू नेगोशिएटिंग पार्टीज। दोनों पार्टीज के दरमियान में बेतहाशा ट्रस्ट डेफिसिट है रिगार्डिंग ISIS। यूएस चाहता है तालिबान टू फाइट अगेंस्ट ISIS, और प्रेसिडेंट ने कहा है, माइक पॉम्पियो ने कहा है, और द यूएस स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर द नेगोशिएशन ने कहा है कि हम चाहते हैं कि अफगान तालिबान टू लॉन्च एंड इंक्रीज इट्स
operations or attacks against ISIS. Now, ISIS pe Taliban has a predominant notion of Taliban on ISIS. Kya hai? US has created ISIS. US है behind ISIS in Afghanistan. और US इस बात को डिनाई करता है. It's not only being claimed by Afghan Taliban, but a series of power factors कि इसके पीछे कौन है? अमेरिका है. जितने भी नेबर्स हैं उन तमाम का यह ख्याल है. ठीक है, फिर लेके आ गया खुश. तमाम नेबर्स यही सोच रहे हैं. अब लेकिन अमेरिका परसिस्टेंटली डिनाई करता है. अब Taliban to drop weapons and join the power structure or government. Taliban weapons drop करे, government को join करे, मतलब क्या? mainstream को join करे, would not ensure ultimate or long-term peace in Afghanistan until and unless ISIS is not eradicated. अगर तालिबान वेपन ड्रॉप कर भी दें, हुकूमत को ज्वाइन भी कर दें, तब भी अफगानिस्तान में अमन नहीं आएगा, क्योंकि ISIS इज एन क्या कहते हैं अनडिनाइबल रियलिटी. इट हैज टू बी डेल्ट विद. इसको तो डील करना पड़ेगा. अब डील करने के दो तरीके हैं. वन, डिप्लोमेटिक, दूसरा मिलिट्री. डिप्लोमेटिक ऑप्शन हैज नॉट बीन पॉन्डर्ड ओवर. उस पर सोचा नहीं है दोनों ने. दोनों पार्टीज, बोथ द पार्टीज, यूएस एंड तालिबान, do not seem to be in a mood of negotiating with ISIS. Both want a military option to be used. दोनों मिलिट्री ऑप्शन को इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि नेबरिंग कंट्रीज भी यही चाहते हैं कि नेगोशिएशन ना हो, उनको इरेडिकेट किया जाए. ठीक, लेकिन इस पे क्या है? न्यूमरस क्वेश्चंस हैं, हर्डल्स हैं इन द प्रोसेस. कैसे? हाउ टू फाइट विद ISIS. ISIS के साथ कैसे लड़ा जाए? वन option is US and NATO countries would fight against ISIS. US, NATO countries plus ANA, Afghan National Army, वो लड़ते रहेंगे against ISIS. दूसरा option is Taliban join hands with the above. Taliban joined hands with the above to fight against ISIS. But at the present or in the foreseeable future, it seems highly improbable. ये नजर नहीं आ रहा. तीसरा ऑप्शन, Taliban on their own would fight against ISIS. And Taliban are fighting against ISIS. तालिबान लड़ रहे हैं अगेंस्ट ISIS. सबसे वर्केबल ऑप्शन, लास्ट बट द वर्केबल ऑप्शन इज US or international troops on one hand, Taliban on the other, would continue their military drives against ISIS. इंटरनेशनल फोर्सेस खुद और तालिबान खुद लड़ेंगे. और हमने देखा 2019 में, दिसंबर 2019 में ज़ल्मे खलीलजाद आफ्टर विजिटिंग काबुल पे काबुल का विजिट करने के बाद ज़ल्मे खलीलजाद ने क्या कहा, US रिप्रेजेंटेटिव ने, कि देयर इज एन इंक्रीजिंग मिलिट्री ड्राइव अगेंस्ट ISIS, not only by international troops but also by Taliban. Next, hurdles in the
negotiation process. Hurdles क्या हैं? One, and the major hurdle is US-Taliban trust deficit. US-Taliban trust deficit. कैसे? After the ninth round of talks के बाद Trump, through a tweet, announced the discontinuation of talks. और रीजन क्या दिया उन्होंने? हाँ जी, the attacks of Taliban in Afghanistan continued, in which a US soldier lost his life. कई सारे लोग मारे गए, इंक्लूडिंग US soldier, जिस पे ट्रंप ने नेगोशिएशन को डिसकंटिन्यू किया. और ट्वीट में क्या था? टॉक्स एंड फाइटिंग कैन नॉट गो हैंड इन हैंड. तालिबान ने रिप्लाई में, स्पोक्स पर्सन ऑफ तालिबान ने क्या कहा? अफगान तालिबान डिड नॉट अप्लाई समथिंग न्यू. हमने कुछ नई पॉलिसी अडॉप्ट नहीं की है. वी हैव ओन्ड अमेरिकाज किल एंड टॉक पॉलिसी. हमने कुछ भी नया अडॉप्ट नहीं किया है. हमने अमेरिका की किल एंड टॉक पॉलिसी अडॉप्ट की है. किल एंड टॉक. दूसरा वो क्या कह रहे हैं कि बिफोर एंटरिंग into negotiation with US, we did not promise to stop fighting or to stop attacks. हमने कोई promise नहीं किया था of stopping attacks. तीसरा, in future we may negotiate with US. हम US के साथ ये negotiation कर सकते हैं कि international troops would not be targeted, but we would not accept US demand to stop fighting against Afghan army. हम यूएस की ये डिमांड नहीं मानेंगे कि हम अफगान आर्मी के खिलाफ लड़ना बंद कर दें. वो हम नहीं करेंगे. ठीक. मजीद द इनसाइड स्टोरी ऑफ द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ टॉक्स सामने आई. और वो क्या थी? और वो किसने दी? अगेन स्पोक्स पर्सन ऑफ अफगान तालिबान. और वो क्या था वो स्टोरी? कि ट्रंप वांटेड टू साइन अ डील इन कैंप डेविड. वो डील साइन करना चाहते थे. कहां पे? बिटवीन अफगान प्रेसिडेंट एंड तालिबान रिप्रेजेंटेटिव्स. कहां पे? कैंप डेविड में. और वो किस लिए? पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, गेन्स करने के लिए. और तालिबान ने क्या कहा कि दे वुड साइन अ डील विद अफगान गवर्नमेंट बट ऑन अ मुस्लिम टेरिटरी, नॉट इन यूएसए. हम यूएस के साथ अफगान गवर्नमेंट के साथ डील साइन करेंगे लेकिन किसी मुस्लिम टेरिटरी पे, यूएस में नहीं. एंड वी वुड विजिट यूएस ओनली आफ्टर साइनिंग अ डील ऑन अ मुस्लिम टेरिटरी. सो ट्रस्ट डेफिसिट. ठीक. कई सारे हैं, मैंने एक दो एग्जांपल्स उठाए. दूसरा मेजर हर्डल क्या है? द अफगान गवर्नमेंट और पॉलिटिकल फैक्शंस. The Afghan government and majority of the political factions are not on the page with US on the ongoing negotiation. जो ongoing negotiation है उस पे Afghan government, especially the key figures, whether Ashraf Ghani है, Abdullah है, and the rest, they do not agree to the ongoing negotiation. क्यों? क्योंकि तालिबान वुड गेन मोर एंड मोर. तालिबान को ज्यादा से ज्यादा मिलेगा और वो उनको एक्सेप्टेबल नहीं है. वो एक हर्डल है. लेकिन इट इज ऑल्सो अ रियलिटी कि अफगान गवर्नमेंट कैन नॉट एग्जिस्ट. द पावर इन द अफगान गवर्नमेंट, द पर्सनैलिटीज इन द अफगान गवर्नमेंट हु आर इन पावर
they cannot retain, they cannot continue without the support of America. तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा उनको भी. हार्डल है लेकिन ये भी है. तीसरा हार्डल इज इंडिया. India does not want negotiation with Afghan Taliban. इंडिया अफगान तालिबान के साथ नेगोशिएशन सपोर्ट ही नहीं करता, जिस तरीके से अफगान गवर्नमेंट नहीं कर रही है. वो चाहता है फाइटिंग. क्यों? इफ तालिबान come into power and if America pulls out, India has to pack up. अगर तालिबान पावर में आते हैं और यूएस पुल आउट करता है तो इंडियाज प्रेजेंस इन अफगानिस्तान हैज टू बी ड्रास्टिकली curtailed. वो ये नहीं चाहता. ठीक? सो वो एक हर्डल है. नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पाकिस्तान. क्विक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पाकिस्तान, एक दो सेंटेंसेस में आप खुद उस पर कहानी बना ले. नाउ पाकिस्तान वांट्स पीस इन अफगानिस्तान. हम अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं बिकॉज पीस एंड स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान इज स्ट्रांगली डिपेंडेंट ऑन द सिक्योरिटी सिचुएशन इन अफगानिस्तान. तो हम अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं. दूसरा, पाकिस्तान वांट्स द एरेडिकेशन ऑफ ISIS इन अफगानिस्तान. हम ISIS की डिफीट चाहते हैं क्योंकि वो हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है. ISIS, TTP दोनों यूजिंग अफगान टेरिटरी फॉर अटैक्स इन पाकिस्तान. एरेडिकेशन उसकी चाहते हैं. 2. थर्ड, हम क्या चाहते हैं? इंडियाज इंटेलिजेंस रोल शुड बी curtailed, शुड बी मिनिमाइज्ड. इंडिया का जो इंटेलिजेंस रोल है स्पेशली फॉर इन्वॉल्वमेंट इन बलूचिस्तान एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, वो ना हो. और ये कौन इंश्योर करेगा? यूएस. रोल बीइंग प्लेड बाय पाकिस्तान. पाकिस्तान रोल क्या प्ले कर रहा है? ये तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं. रोल बीइंग प्लेड बाय पाकिस्तान. पाकिस्तान रोल क्या प्ले कर रहा है? In the ongoing negotiation, Pakistan is the key player. पाकिस्तान सबसे बड़ा प्लेयर है. ट्रंप को कोट कर रहा हूं. नो कंट्री कैन व्हाट पाकिस्तान कैन डू इन अफगानिस्तान. कोई भी मुल्क वो नहीं कर सकता जो पाकिस्तान कर सकता है इन अफगानिस्तान. और हम क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान ब्रॉट तालिबान ऑन टू द डायलॉग टेबल. और हम इतने इंपॉर्टेंट है कि ट्रंप हैड टू राइट अ लेटर टू मिस्टर खान टू ब्रिंग तालिबान ऑन टू द डायलॉग टेबल, जो हमने किया. दूसरा, आफ्टर द सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स व्हेन तालिबान अपोज्ड टॉक्स, तालिबान टॉक्स को अपोज किया, फिर किसने प्रेशराइज किया टू कंटिन्यू विद द टॉक्स? पाकिस्तान ने किया. आफ्टर द 9th राउंड ऑफ टॉक्स, जब टॉक्स डिसबैंड हुए तो पाकिस्तान वॉज द लीडिंग नेशन. पाकिस्तान की प्लेयर था टू ब्रिंग द टू बैक ऑन टू द डायलॉग टेबल. दोनों को वापस डायलॉग टेबल पे लाने वाला फिर कौन? हम. और उसका साइन क्या कि both the American team led by Khalilzad and Taliban team led by Abdul Ghani Baradar, they simultaneously visited Islamabad. It wasn't by chance. ये by chance नहीं था. It was planned. ये सारा कुछ क्या था? प्लान था. और फिर नेगोशिएशन दोबारा शुरू हुए. डन? कंक्लूड कर दो. अफगानिस्तान में अमन, peace and stability is necessary in Afghanistan, not only for the Afghanis, but for the region and for the world. US wants to end the war. Neighbors want to end the war. Afghanis want to end the war. सब चाहते हैं कि जंग खत्म हो, with the exception of few troubleshooters. कुछ ट्रबल शूटर्स के अलावा लाइक इंडिया
बाकी तमाम चाहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन हो, जिस पर डिपेंड करता है द पीस एंड स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड। इसलिए यूएस को, तालिबान को एंड पाकिस्तान को अपना लीडिंग रोल प्ले करना होगा टू ब्रिंग पीस टू द कंट्री। छोटा सा ब्रेक कर लो। मैंने ये तफसील में एक्सप्लेन किया, बाकी एक्सप्लेन नहीं करूंगा।
गला में खराब आई ना खबरों के गड़बड़ की जो बोस है कश्मीर पे। डोंट वरी, मैंने करवाने जा रहे हैं। मेरे पास अगर एक क्लास दूसरी रखवानी पड़ी तो भी रखवा लूंगा, लेकिन करवाने हैं, डोंट वरी। ओके, साइलेंस। श्रेय संग है, सरा जानती हो? कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बचे। पश्तो सीखनी पड़ेगी। पश्तो क्या, कोई भी लैंग्वेज मौका हो तो बंदा सीखे। जी सर। सर आपको कितनी लैंग्वेज आती है? हाँ, आपको कितनी लैंग्वेज ट्राई की आती है आपको? समझ लेता हूँ तकरीबन सारी। बोलनी है। हाँ, पाकिस्तानी मुझे कम आती है, रशियन थोड़ी सी आती है, फ्रेंच आती है, वो भी बहुत। हाँ हाँ, बहुत कम, लेकिन आई लव द लैंग्वेज, स्पेशली द म्यूजिक। पर्शियन म्यूजिक इज अमेजिंग। ओके, हाँ, खटक स्क्वायर सरांगे। ये तुम्हारा मतलब क्या है? तुमने इसको देख के हंसी क्यों तुम? वाई वाई? Because she's happy to see me. No, no. It was some meaningful smile. What was that? I think Pupu Ward is back. Huh? Pupu Ward is back. Pupu? Would you bend it? आप लाइव पे आ रहे हो? तुम्हें पुप्पू कह रहा है? ओ सर अल्लाह का। मैंने इसे भाई बुलाया है। मैंने सर को कहा है कि सर का मुंह बहुत आ रहा है लाइव वाला। ओके, हम अभी क्लास अमशुवर सबको पढ़ाया है, इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, सिर्फ पॉइंट्स बता रहा हूं। साइलेंस, दैट्स इट। पाकिस्तान यूएस strained relations, both the countries need each other, give recommendation। क्वेश्चन आएगा पाकिस्तान यूएस पे तो यही आएगा। नहीं, ओके। पाक यूएस strained relations in the past, strained relations रहे हैं, लेकिन अब क्या है? cooperation is in the rise। क्यों? both the countries need each other, give recommendations। बाय बाय, दफा हो जाओ। ओके, आ जाइए, अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए। बाहर सर्दी है। हाँ, बाहर नहीं है तो हम जैसे पतलों को और थोड़े से उनको बहुत सर्दी लगती है, हमको थोड़ी सर्दी लगती है। मुझे मौका मत दिया करो। चुप कहने बल 10 बंदे को। ओके ओके, पाक यूएस, सिर्फ की पॉइंट्स एक्सप्लेन, कुछ नहीं करूंगा। हाँ, अगर जरूरत है किसी को तो फिर मुझे बताइए कि ये पॉइंट एक्सप्लेन करें। होपफुली मैं ये जनरलाइज करूं, बाकी बच्चों को भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ, पाक यूएस स्ट्रेन्ड रिलेशंस, कहां से शुरू करेंगे क्वेश्चन को? साइलेंस। क्वेश्चन कैसे होगा, आप लोग कैसे इसको करेंगे? इंट्रोडक्शन के बाद जो आपका पहला आर्ग्यूमेंट होगा, पाक यूएस रिलेशन रिमेन्ड स्ट्रेन्ड बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान, वन की पॉइंट।
अफगानिस्तान की वजह से हमारे ताल्लुकात क्या रहे हैं? परसिस्टेंटली खराब रहे हैं। अच्छा, हाँ, कैसे ना वॉर मेरे वर्ड्स मेरे पास रहने दो। ओके, वॉर पाक यूएस रिलेशन रिमेन ड्रिवन बाय, एक जेनेरिक पैराग्राफ बिल्ड करेंगे। पाक यूएस रिलेशंस बीइंग ड्रिवन बाय वॉर ऑन टेरर इन द पास्ट 2 decades, पिछले 2 दहाई में दोनों ममालिक के ताल्लुकात बीइंग ड्रिवन बाय वॉर ऑन टेरर इन अफगानिस्तान। कोऑपरेशन बिटवीन द 2 countries, जब जब कोऑपरेशन हुआ बिटवीन द 2 countries, किसकी वजह से हुआ? बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान इन द पास्ट 2 decades, जिसमें पाकिस्तान प्लेड इट्स रोल एंड यूएस ऑल्सो प्लेड इट्स रोल। पाकिस्तान ने क्या रोल प्ले किया? मैंने आप लोगों को 4 बड़े पॉइंट्स या 5 बताए होंगे। नंबर 1, सप्लाई रूट दिया हमने, नेटो सप्लाई लाइन। दूसरा, मिलिट्री ऑपरेशंस करवा के। तीसरा, इंटेलिजेंस कोलैबोरेशन करके। फोर्थ, सीक्रेटली ड्रोन स्ट्राइक्स अलाउ करके, वगैरह वगैरह। ऑन द अदर हैंड यूएस ने क्या कोलैबोरेट किया? हाँ, मिलिट्री सपोर्ट। फॉर एग्जांपल मिलिट्री वेपनरी सप्लाई बढ़ा दी उन्होंने, उसकी लंबी कहानी है। दूसरा, दैट इज कोलिशन सपोर्ट फंड, CSF, जो हम मिलिट्री ऑपरेशन फाटा बलूचिस्तान वगैरह केपी में करते रहे, उसका एक बड़ा पोर्शन किसने या सिग्निफिकेंट पोर्शन किसने अफोर्ड किया? यूएस ने, कोलिशन सपोर्ट फंड। दूसरा, एड, सिविलियन एंड मिलिट्री एड, दोनों एड, सिविलियन एंड मिलिट्री एड। सबसे बड़ा एग्जांपल इज केरी लोगर बिल, सबसे बड़ा एग्जांपल इज केरी लोगर बिल। मजीद पाकिस्तान को नॉन नेटो एलाई का स्टेटस देना, नॉन नेटो एलाई वगैरह। और हाँ, इकोनॉमिक में हम एक और भी वो कर सकते हैं कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स टू यूएस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ गए टू यूएस। इसी तरीके से एक और, यूएस की तरफ से इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान बढ़ गई। डिफरेंट यूएस कंपनीज इन्वेस्टेड इन पाकिस्तान फ्रॉम 2004 टिल 2007, ये पीक पीरियड रहा, ठीक है, वगैरह। सो कोऑपरेशन किस बात पे ड्रिवन रहा? अफगानिस्तान ड्रिवन रहा। और फिर पाक यूएस रिलेशन गॉट स्ट्रेन्ड। अगर ये स्ट्रेन्ड हुए हैं तो अगेन बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान हुए हैं। पाक यूएस रिलेशन अगर स्ट्रेन्ड हुए हैं तो अगेन बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान हुए हैं। कैसे? 1 पॉइंट आप बिल्ड करेंगे, दैट इज द सलाला चेकपोस्ट इंसिडेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस, पढ़ाया है मैंने। फॉर एग्जाम्पल, दूसरा, हकानी नेटवर्क and Pak US strained relations. 2, Pak US strained relations। वो कहते हैं हकानी आप क्या हैं, हम कहते हैं नहीं है हमारे पास। ये मैंने बड़े तफसील में पढ़ाया है तुम लोगों को। तीसरा, that is US secretly allowed or facilitated India to increase its influence in Afghanistan more and more, especially intelligence presence. The increasing influence or presence of India in Afghanistan under the flag or banner of USA. US के support में हुआ ये सब कुछ। मजीद,
the empowerment of non-Pashtuns in Afghanistan. 90s में पाकिस्तान ने इन्वेस्ट किया था पश्तून्स में. 2004 ऑनवर्ड जब गवर्नमेंट बनी, हामिद करजई के अलावा मेजॉरिटी गवर्नमेंट को डोमिनेट किया किसने? नॉन पश्तून्स ने. तो इन्होंने पाकिस्तान को एंटागोनाइज किया. राइट. सो सच एंड मोर फैक्टर जिसकी वजह से हमारी रिलेशंस स्ट्रेंड रहे. अच्छा, सो अफगानिस्तान वन मेजर पॉइंट हमारे दरमियान में जो पिछले 2 दहाई में कोऑपरेशन हुआ है, तो वो भी अफगानिस्तान रिलेवेंट है. दूसरा स्ट्रेंड रहे रिलेशन, तो वो भी मोस्टली बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान हुआ है. दूसरा बड़ा फैक्टर जिसकी वजह से पाकिस्तान यूएस रिलेशन स्ट्रेंड रहे हैं, दैट इज यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. मैंने तफसील में पढ़ाया है, सिर्फ की पॉइंट्स दे रहा हूं. यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इस पे अलग क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपके पास कम से कम 10 प्लस माइनस आर्ग्यूमेंट्स हों ना. स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बड़े पैटर्न्स क्या हैं? 1, सिविल न्यूक्लियर डील. सिविल न्यूक्लियर डील, द एम्यूनिशन सेल और सेल आउट ऑफ एम्यूनिशन, इंडिया को एम्यूनिशंस प्रोवाइड करना, सेलिंग आउट एम्यूनिशन टू इंडिया. तीसरा, नॉट ओनली दैट, ट्रांसफर ऑफ मिलिट्री टेक्नोलॉजीज करना, मिलिट्री टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर, यह भी मैंने पढ़ाया होगा. मजीद दैट इज asymmetric warfare technologies. Asymmetric warfare technologies like drone as a surveillance technology, क्या कहते हैं, दिस एयरबॉर्न हेलीकॉप्टर्स, ये मैंने पढ़ाया होगा, वगैरह वगैरह. ठीक है. नेक्स्ट, यूएस इंडिया नेवल पार्टनरशिप, नेवी. सो डिफरेंट वर्जन्स हैं ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन द 2 कंट्रीज, जिसके क्या है मैसिव इम्प्लीकेशंस हैं इन पाकिस्तान. इससे पाकिस्तान बड़ा एंटागोनाइज्ड हुआ. क्यों? हाँ जी. फॉर एग्जांपल कैसे जो यूएस इंडिया क्या कहते हैं, पहले यूएस पाकिस्तान को F-16 दे रहा था, अब F-16 का अपडेटेड वर्जन किसको दे रहा है? इंडिया को. तो इंडिया को एयरफोर्स में हम पे एज मिल जाएगा. इंडिया पे हमेशा से हमें एज रहा है एयरफोर्स में, अब इंडिया को एज मिल जाएगा. और वो 2 एयरक्राफ्ट की वजह से, राफेल की वजह से, F-21 की वजह से, जो अपडेटेड वर्जन ऑफ F-16 होगा. वो होनी के अपडेटेड पाकिस्तान के लिए, जब ये कश्मीर वाला इंसिडेंट हुआ था उसके बाद उन्होंने कर दिया था कि पाकिस्तान ने टर्की से करवा लिया था, लेकिन उसको फिर उन्होंने वो कर दिया था अमेरिका ने अलाउ कि ठीक है दिस इज द अपडेट, मतलब F-16 सारे हमारे ओवरऑल कर दिए थे, कर दिए हैं. इतनी बड़ी बात, ये तो देख लीजिएगा. नहीं जी, आप आज सब देख लीजिएगा, जो सुन रहे हैं वो बच्चे भी कर ले. इतनी जल्दी ओवरहालिंग भी हो गई. सर हमने टर्की से करवाए थे जिसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन जब ये इंसिडेंट हुआ था ना, ये क्या टर्की विदाउट द अप्रूवल ऑफ यूएस हमारे लिए ओवरहालिंग कर सकता है? अपग्रेडेशन फ्रॉम F-16 टू F-21 कर सकता है? टर्की के पास तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है ना, हमारे पास नहीं है. आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या यूएस ने कई सारे लिमिटेशन, देखिए आप मुझे ना, मैंने आज ये लेक्चर सिर्फ रिवीजन के हैं, हम जो तफसील में पढ़ते रहे हैं वो वहां पे तुम मेरे साथ आर्गुमेंटेशन पहले भी कर चुके होंगे, आज फिर कर लो, लेकिन मजीद ना कीजिएगा. याद रखें, यूएस ने हम पे कई सारी लिमिटेशन लगा रखी है रिगार्डिंग F-16. फॉर एग्जाम्पल 2011 में हमें पता चला कि हमारे F-16 बियॉन्ड द बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान काम ही नहीं करते, लॉक हो जाते हैं. ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपका रिटायर्ड एयर कमोडोर कह रहा है. जब हमने अफगानिस्तान में अटैक्स करने थे, ये APS के बाद नहीं हुआ, तो हमें अपने ही जेट J-17 थंडर से करने पड़े. ठीक, तो हम इसकी ऑफेंसिव यूज तो कर ही नहीं सकते. कैसे ये पॉसिबल हुआ कि टर्की विदाउट द कंसेंट ऑफ यूएसए पाकिस्तान को F-16 की अपग्रेडेशन यहां तक कर सकता है? आई डाउट. फिर भी कीजिएगा, यू हैव अ पॉइंट, प्लीज एक्सप्लोर इट. हाँ, ये मुझे पता है कि हम F-16 वहां से खरीद रहे हैं, हमने जॉर्डन से भी खरीदे हैं F-16. हाँ, लेकिन विद अप्रूवल ऑफ यूएस खरीदे हैं. कोई मुल्क दूसरे मुल्क को F-16 नहीं बेच सकता विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कंपनी.
एंड यूएस लेजिस्लेचर, यूएस गवर्नमेंट, आई डोंट नो। ठीक है, मजीद इसी तरीके से फिर दूसरा बड़ा, फॉर एग्जांपल सिविल न्यूक्लियर डील की मैंने बात बता दी। इंडिया की जो यूरेनियम कैपेसिटी है वो बढ़ रही है। कैसे, मैं पढ़ा चुका हूं तफसील में, हमारे लिए थ्रेट है। इसी तरीके से एसिमेट्रिक, हमारे यहां वो सर्जिकल स्ट्राइक्स करेंगे जो करने की कोशिश कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल। इसी तरीके से मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स हमारे बढ़ रहे हैं। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ यूएस इंक्रीजिंग मिलिट्री कोलैबोरेशन विद इंडिया। ठीक ना, तीसरा बड़ा पॉइंट ऑफ स्ट्रेन रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज इज पाकिस्तान टेल टुवर्ड्स चाइना। उसके दो डायमेंशन है, जियो इकोनॉमिक, जियो स्ट्रेटेजिक। जियो इकोनॉमिक, जियो स्ट्रेटेजिक। वन, सी पैक, दूसरा न्यूक्लियर, जिसमें C1, C2, C3, K2, K3 न्यूक्लियर रिएक्टर्स। इसी तरीके से फिर चाइना हैज बिकम द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वेपन्स टू पाकिस्तान, वेदर वो एयरफोर्स में हो या वो वेदर नेवी में हो और ग्राउंड आर्मी में हो। उसके अलावा फिर it has also become ensured the transfer of military technologies to Pakistan. J-17 Thunder, जो आपके सबमरीन्स बन रहे हैं, वॉरशिप्स बन रहे हैं कराची शिपयार्ड में वगैरह, ट्रांसफर ऑफ मिलिट्री टेक्नोलॉजीज। सिर्फ असला नहीं दे रहे, मिलिट्री टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी हो रहा है। नेक्स्ट, मजीद इसी तरीके से फिर आप कहेंगे दैट एज जी पाकिस्तान का जो ओवरवेलमिंग टेल टुवर्ड्स चाइना है, उससे क्या है, यूएस हमारे साथ उसके ताल्लुकात क्या हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं। अभी एलेक्स वेल्स का स्टेटमेंट आप लोगों ने चंद दिन पहले सुना होगा, जो सी पैक पे उसका स्टेटमेंट आया है। ठीक है, सो पाकिस्तान यूएस स्ट्रेन रिलेशंस को हम इन 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, लेकिन डोमिनेटिंग फैक्टर अगेन क्या रहा है, अफगानिस्तान। ठीक, ओके। both the countries need each other. Both the countries need each other quick. क्या जरूरत है? पाकिस्तान को इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक नीड ऑफ यूएस। 3 वर्ड्स मैंने कहे, इकोनॉमिक, मिलिट्री, डिप्लोमेटिक। इकोनॉमिक कैसे, बड़ी लंबी कहानी है, शॉर्ट। लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग मार्केट है, वन ऑफ द मेजर फॉरेन रेमिटर है। लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग मार्केट, वन ऑफ द मेजर फॉरेन रेमिटेंसेज आते हैं। इसी तरीके से फिर IMF पे हमारी डिपेंडेंसी है, IMF यूएस के बगैर लोन किसी को नहीं देता वगैरह। इसी तरीके से फिर इकोनॉमिक के बाद दूसरा दैट एज हमारी मिलिट्री डिपेंडेंसी रही है, या पाकिस्तान ने हमेशा से प्रेफर किया है यूएस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज को, आज भी करते हैं। जब भी हमें F-16 मिलेंगे हम लेंगे, किसी भी एयरक्राफ्ट पे हम प्रेफर करें। इवन अगर हमें रशियन क्या कहते हैं Su-30 भी मिलता है, उसमें भी प्रेफर करेंगे F-16 को। टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट, और फिर इसी मिलिट्री में मजीद आप बता दें, कोलिशन सपोर्ट फंड जो मिलता रहा है आपको, अभी भी आपको कोई $3 बिलियन प्लस कोलिशन सपोर्ट फंड में यूएस के साथ फंसे हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर मिलिट्री एड जो मिलता रहा है हमें चाहिए, ठीक, वगैरह। उसके बाद फिर डिप्लोमेटिक, यार मुझे आप लोगों को कब तक समझाना पड़ेगा, मैं सिर्फ रिवीजन कर रहा हूं, मैंने साल पढ़ाया है तुम लोगों को। हाँ
ओके, डिप्लोमेटिक हमें क्या जरूरत है? यूएस इज द ग्लोबल लीडर। यूएस को नाराज करने का मतलब क्या? पूरे नेटो को नाराज करना। इसी तरीके से एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में हम क्यों हैं? मल्टीपल रीजन, वन ऑफ द रीजन इज यूएस। पाकिस्तान का हार्ड डैमेज प्रोजेक्ट हुआ है, किसने किया है? मोस्टली यूएस ने किया है। आइसोलेशन हमारी हुई है, हार्ड डैमेज प्रोजेक्ट हुआ है, क्यों हुआ है? यूएस ने किया है, लीडिंग रोल प्ले किया है। ठीक, यार बहुत कुछ है, मैं सब कुछ नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको बस बहुत कुछ, मैंने सिर्फ की पॉइंट बताए ना। अब रिकमेंडेशंस नहीं, ये तो पाकिस्तान को जरूरत हुई, यूएस को हमारी जरूरत क्या है? हाँ, यूएस तालिबान नेगोशिएशन टू बी सक्सेसफुल, पढ़ा चुका हूं। दूसरा, यूएस डज नॉट वांट टू कंप्लीटली पैक अप फ्रॉम अफगानिस्तान। वो अफगानिस्तान से कंप्लीटली पैक अप नहीं करेगा बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, और वो एक्सेस करेगा अफगानिस्तान को थ्रू पाकिस्तान। हाँ, मजीद यूएस कैन नॉट अफोर्ड पाकिस्तान टू गो रशियन, क्या कहते हैं, इनटू द रशियन एंड चाइनीज कैंप ऑल टुगेदर। पाकिस्तान रशिया यूएस कैंप में ज्यादा चला जाए, हेमिस्फेयर में ज्यादा चला जाए, वो यूएस अफोर्ड नहीं कर सकता। Now, what to do? Any recommendations? Quick. Realization. Washington and Islamabad both need to realize. और वो क्या? कि the strategic interests of the two countries do not converge, they diverge. जो strategic interests दोनों ममालिक के हैं वो कन्वर्ज नहीं कर रहे हैं, वो डाइवर्ज कर रहे हैं। यूएस के कन्वर्ज कर रहे हैं वे इंडिया, पाकिस्तान के कन्वर्ज कर रहे हैं जो कि क्या है, अप डाइवर्जिंग है विद पाकिस्तान, वाइल पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कन्वर्ज कर रहे हैं विद चाइना जो कि डाइवर्जिंग है विद यूएस। ठीक, सो ये तो पहले रियलाइजेशन है जो हमने करनी है, और सीम्स के दोनों ममालिक ये रियलाइज कर चुके हैं। मतलब क्या? दे कैन नॉट बिकम strategic partners, but if they can't become strategic partners, at least they can increase economic engagement with each other or non-military engagement with each other. एक दूसरे के साथ non-military engagement बढ़ा दे। एलेक्स वेल्स ने कहा कि कोई 12 या 13 different US business teams would visit Pakistan in 2020। जो बिजनेस डेलीगेशंस आएंगी पाकिस्तान में तो वो इन्वेस्ट करेंगे। इसी तरीके से फिर मतलब क्या, ट्रेड रिलेशंस का इंप्रूव होना या इंक्रीज करना जरूरी है। ठीक, सो इकोनॉमिक इंटर एंगेजमेंट्स, डिप्लोमेटिक, नॉन मिलिट्री एंगेजमेंट बढ़ा दें। दूसरा, पाकिस्तान यूएस रिलेशन रिवॉल्व अगेंस्ट अफगानिस्तान, अराउंड अफगानिस्तान, रिवॉल्व करते रहे अफगानिस्तान के गिर्द। ठीक होना या खराब होना, यह पॉइंट पहला होना चाहिए, यह पॉइंट आपका इससे पहला होना चाहिए। सो फ्यूचर में भी, इन द नियर फ्यूचर, फोर्सिएबल फ्यूचर में, at least in the coming few years, Pak-US relation would remain driven by Afghanistan, war on terror in Afghanistan. तो इसके लिए क्या करना है? Pakistan needs to play a leading role to keep good relations with US. Pakistan needs to play a leading role in the Afghan peace process. कैसे? बता चुका हूं। दूसरी तरफ पे
On the other hand, US needs to satisfy the security and strategic apprehensions of Pakistan and Afghanistan. जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक एप्रीहेंशंस हैं, स्पेशली इंडियाज प्रेजेंस एंड ISIS, उस पे वो कर्टेल करेगा, रोल प्ले करेगा. ठीक, क्योंकि दोनों के दरमियान में कोऑपरेशन लिंक्ड है, इट्स कंपैरेटिव, कंडीशनल है ये. डन. तीसरा, इफ वॉर ऑन टेरर एंड्स, व्हाट नेक्स्ट? अगर वॉर ऑन टेरर खत्म हो जाता है, फिर क्या रहता है इन दोनों के दरमियान में? ऑलमोस्ट नथिंग. सो डाइवर्सिफाई कर दे रिलेशंस को. अगर वो रिलेशन स्ट्रेटेजिक नहीं बन सकते, एटलीस्ट इकोनॉमिक तो बना दो. हाँ, मजीद पाकिस्तान नीड्स टू मिनिमाइज इट्स डिफेंस डिपेंडेंसी ऑन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. हमें अपनी डिफेंस डिपेंडेंसी यूएस पे मिनिमाइज करनी होगी और डिफेंस इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना होगा, जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं. चाइना, रशिया, टर्की, इटली, यूके एंड द लिस्ट गोज ऑन. बहुत सारे हैं. बट ऑल दिस डज नॉट मीन एंड ऑफ मिलिट्री कोलैबोरेशन विद US. Done? Okay. बिल्कुल कर सकते हैं ना. पाकिस्तान उसको मेरे ख्याल में फॉरेन पॉलिसी में ले जाओ कि US ईरान या सऊदी अरेबिया ईरान का जो, उसमें हम जो रोल ऑफ मीडिएटर प्ले कर सकते हैं, जिस तरीके से अफगान पीस प्रोसेस में कर रहे हैं, उसको फॉरेन पॉलिसी में ले जाओ. उसको फॉरेन पॉलिसी में. इस टॉपिक में अस खुद इतना कुछ है कि आप सेकेंडरी या टर्शरी पॉइंट पे जाने की जरूरत नहीं है. हाँ, आपके पास ना हो तो फिर ये पॉइंट्स भी दे दें. ठीक है. नेक्स्ट. हाँ, वो भी करवा दूं. पहले एक मिनट, जो ज्यादा एक्सपेक्टेड है और मेजर टॉपिक्स हैं, पहले हम वो कवर करते हैं. अच्छा, आप लोगों को पाकिस्तान रशिया रिलेशंस, एक मिनट, उन्होंने पढ़ाया होगा एहसान करीम ने. ठीक है. हाँ, स्ट्रक्चर सिर्फ बता रहा हूं कि इस पे क्वेश्चन आएगा तो it's a very straightforward question. If there is, it has to be a very straightforward question. बड़ा broader question आएगा. मुश्किल है, पॉसिबल है कि मुश्किल है, क्योंकि लास्ट ईयर हमने ऐसे क्वेश्चंस देखे जो 3 साल पुराने थे, या इसको 3 साल पहले आना चाहिए था. तो ये ना कहो. बिल्कुल एग्जैक्टली हॉट टॉपिक्स, एक्सपेक्टेड टॉपिक पे पेपर बने, ये जरूरी नहीं है. ठीक है. बना दिया है. ठीक है. किसने बना दिया? नहीं, वो किसी और एंगल में बात कर रहा है. लेकिन तुम तो कह रहे कि मतलब पठान ने बना दिया. तुम्हारा मतलब ये है? नहीं सर, मैंने कुछ भी नहीं कहा. नहीं, तुमने तो ये कहा. नहीं सर. ओके. हाँ हाँ, पाक रशिया का स्ट्रक्चर सिर्फ बता रहा हूं. इंट्रोडक्शन के बाद पाक रशिया स्ट्रेन्ड रिलेशंस इन द पास्ट, एक 2 पैराग्राफ पे मैं ग्लांस ओवर करूंगा द हिस्ट्री. क्या कोल्ड वॉर पिक पे कर लूंगा. कोल्ड वॉर, अफगान जिहाद, कोल्ड वॉर जनरली, अफगान जिहाद इन पर्टिकुलर. हम यूएस के साथ रहे इन द अफगान जिहाद अगेंस्ट USSR, जिसमें USSR की शिकस्त हुई. ठीक है. तो पाक यूएस रिलेशन, पाक रशिया रिलेशन स्ट्रेंड रहे. इसके अलावा फिर मजीद हमने हिस्ट्री में क्या देखा. 1962 में UN सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन ऑन कश्मीर को वीटो किया USSR ने इन द फेवर ऑफ इंडिया.
1965-71 वॉर में रशिया ने सपोर्ट किया, यूएसएसआर ने सपोर्ट किया इंडिया को, वगैरह वगैरह। तो ये ग्लांस देंगे ऑफ अ हिस्ट्री इन 1 or 2 पैराग्राफ्स। ठीक है। दूसरा, दोनों ममालिक के रिलेशंस इंप्रूव होने लगे हैं। द नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज, उसके लिए क्या कहेंगे? 1, द एक्सचेंज ऑफ विजिट्स ऑफ द हाई ऑफिशियल्स, जो एक्सचेंज ऑफ विजिट्स हो रहे हैं बिटवीन द टू कंट्रीज, वो मिलिट्री लीडरशिप भी है, सिविलियन लीडरशिप भी है। पॉलिटिकल को अलग कर दो, मिलिट्री को अलग कर दो, एक एक पैराग्राफ बना दो। उसके बाद फिर ये सब कुछ मैंने बुक में लिखा हुआ है, ठीक है ना, खुद भी सर्च कर सकते हो ना। मजीद दैट इज हाँ जी, जो ग्रोइंग मिलिट्री कोलैबोरेशन, ग्रोइंग, मैंने पहले एक्सचेंज ऑफ विजिट्स कहा, अब ग्रोइंग मिलिट्री कोलैबोरेशन की बात कर रहा हूं। मजीद मिलिट्री कोलैबोरेशन के बाद आप क्या कहेंगे? सोशो इकोनॉमिक कोलैबोरेशन, सोशो इकोनॉमिक या इकोनॉमिक एंगेजमेंट बिटवीन द टू, खासकर एनर्जी सेक्टर में, हाँ, उस पर बात करेंगे। क्यों हो रहा है ये सब कुछ, क्यों हो रहा है? वाई द टू कंट्रीज आर एंटरिंग इनटू more and more collaborations. Number 1, Pakistan needs weapons, Russia needs a market. लंबी कहानी नहीं बनाएंगे, टू द पॉइंट, उस पर कहानी बनाओ। यूएस हमें असला दे नहीं रहा तो हम रशिया के पास जा रहे हैं। दूसरा, US presence in Pakistan, Russia interest in Afghanistan converge, ओवरऑल रीजनल लेवल पे कन्वर्ज कर रहे हैं, स्पेसिफिकली अफगानिस्तान में और अरेबियन सी में कन्वर्ज कर रहे हैं। पाक यूएस, पाक रशिया स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान एंड अरेबियन सी कन्वर्ज कर रहे हैं। ISIS, यूएस की प्रेजेंस ना वो चाहता है ना हम चाहते हैं, उस तरह प्रेजेंस कि हमारे लिए थ्रेट हो, उस तरह प्रेजेंस कि रशिया के लिए थ्रेट हो या चाइना के लिए थ्रेट हो। ठीक, मैंने ISIS तफसील में पढ़ाया होगा। नेक्स्ट, मजीद जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट कन्वर्ज कर रहे हैं। जियो इकोनॉमिक CPEC में वो एक्सेस चाहता है टू द अरेबियन सी और हम देने को तैयार हैं। वो CPEC का ऑफिशियल पार्टनर बनना चाहता है, उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की है to make Russia an official partner of CPEC, converge. ठीक, मजीद रशिया wants the containment of NATO। जब अफगानिस्तान मैंने बताया स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, उसमें यह भी मेंशन कर दे, रशिया wants the containment of NATO and US in अफगानिस्तान। ठीक है। नेक्स्ट, हर्डल्स क्या हैं इन दोनों के रिलेशंस में? हर्डल्स 1, हिस्ट्री, तारीख, एक दूसरे के राइवल्स रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं। सो ट्रस्ट डेफिसिट बेतहाशा रहा। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स टुक मोर देन अ डेकेड, एक दहाई प्लस लग गया दोनों ममालिक को टू एंटर इनटू मीनिंगफुल कोलैबोरेशन। ठीक है। और वो कोलैबोरेशन कब शुरू हुई? जब 2016 में Mi-35 हेलीकॉप्टर्स की डील हुई। ठीक। सो ट्रस्ट डेफिसिट रहा बिटवीन द टू कंट्रीज और वो हिस्ट्री की वजह से रहा। सेकेंड, दैट इज पाकिस्तान्स टल टुवर्ड्स यूएस, हमारा टल टुवर्ड्स यूएस रहा, ये एंटागोनाइजिंग रहा टू रशिया स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। Russia's tell towards India, Russia's tell towards India।
मजीद द सऊदी अरेबिया फैक्टर, सऊदी अरेबिया ईरान रशिया के खिलाफ लड़ता रहा है इन सीरिया, सऊदी अरेबिया फैक्टर KSA, और पाकिस्तान के क्लोज रिलेशंस विद सऊदी अरेबिया। तो ये मेजर हर्डल्स रहे हैं, ठीक। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सारे हर्डल्स क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। कैसे, हर पॉइंट को आप कैसे एंड करेंगे। मैंने बुक में ऐसा किया भी होगा कि फॉर एग्जांपल रशिया पे इंडिया का इन्फ्लुएंस विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो रहा है, डिक्लाइन कर रहा है, क्योंकि इंडिया खुद मूव कर रहा है टुवर्ड्स यूएस। पाकिस्तान पे सऊदी अरेबिया का इन्फ्लुएंस अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन डिक्लाइन करना शुरू कर चुका है। कैसे, यमन के वार में ना जाके, या हम ये कहते हैं कि सऊदी अरेबिया ईरान के दरमियान में हम सिर्फ मीडिएटर का रोल प्ले करेंगे फॉर एग्जांपल, ठीक। उसकी तरीके से फिर फ्यूचर रिकमेंडेशंस क्या देंगे इस टॉपिक को, फ्यूचर रिकमेंडेशंस। देखें, द जियो स्ट्रेटेजिक एंड जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द टू कंट्री कन्वर्ज टू, क्या कहते हैं, एनहांस रिलेशंस और इंप्रूव रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज। जरूरी क्या है, द कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट। वो जियो स्ट्रेटेजिक एंड जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं जो कि हमारे दोनों के कन्वर्ज करने लगे हैं। तो इसीलिए दोनों ममालिक के लिए बेहतर हैं टू, क्या कहते हैं, गिव प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन टू देयर इंटरेस्ट। कैसे, वन, डिफेंस रिलेशंस को एनहांस करना। MI-35 हेलीकॉप्टर्स हम ले चुके हैं, मजीद लेने हैं। दूसरा, SU-35 जेट फाइटर्स हमें चाहिए, SU-35 जेट फाइटर्स, SU-30 नहीं, SU-35 जेट फाइटर्स हमें चाहिए। हाँ, S-200 या S-400 मिसाइल्स हमें चाहिए, S-200 या S-400 मिसाइल्स हमें चाहिए वगैरह, ठीक। इसी तरीके से फिर हमारे जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट कन्वर्ज कर रहे हैं। पाकिस्तान वांट्स टू बिकम अ ट्रांजिट कॉरिडोर। हम क्या बनना चाहते हैं, ट्रांजिट कॉरिडोर। तो ट्रांजिट कॉरिडोर सिर्फ हमने चाइना के लिए नहीं बनना, दूसरा जो हमारे लिए रास्ता है दैट इज फॉर अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया एंड रशिया। अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, रशिया। रशिया उसको एक्सप्लोर करे जो करना चाहता है, हाँ हमने उसको इनकरेज करना है कि वो ये करे, ठीक। मजीद Pakistan exports towards Russia, or the exports of the two countries towards each other have been negligible. इकोनॉमिक रिलेशन हमारे बड़े नेग्लेजेबल रहे हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कॉन्टेक्स्ट में। उसको हम एक दूसरे के मार्केट्स को एक्सप्लोर करें। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, फिर रशिया वांट्स टू इन्वेस्ट इन द पाकिस्तानी मार्केट, स्पेशली एनर्जी सेक्टर। जिस तरीके से एक पाइपलाइन में इन्वेस्ट कर रहा है, या एग्री कर चुका है, MOU साइन कर चुका है, कराची लाहौर गैस पाइपलाइन, मेरे ख्याल में 1 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर्स हैं। इसी तरीके से फिर नेशनल स्टील मिल्स कराची में इन्वेस्टमेंट, और कहानियां बना दो। हाँ, कोलैबोरेशन कैसे बढ़ानी है। डन। नेक्स्ट, टूरिज्म की पॉइंट्स। हाँ, बस कर दो यार, मैंने स्ट्रक्चर दे दिया, उस पर कहानियां बनाओ। तुम लोगों ने इतना तो पढ़ लिया कि अब कहानियां बना सको, नहीं? हाँ जी, हाँ हाँ जी, बोलो बोलो। हाँ जी,
ये कह रहा है कि हेडिंग के नीचे तो 3 नई लाइन लिखनी है। कितना समझदार हो गया है। ओके, टूरिज्म इन पाकिस्तान, क्विक। मैं कोई इंट्रोडक्शन कोई कंक्लूजन नहीं दे रहा हूं, टूरिज्म के प्रॉस्पेक्ट्स देख रहा हूं। पहले प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ टूरिज्म इन पाकिस्तान। डाइवर्स प्रॉस्पेक्ट्स हैं और मल्टीपल प्रॉस्पेक्ट्स हैं। 1, रिलीजियस टूरिज्म। ये मोबाइल को अगर तुमने दोबारा हाथ लगाया तो तुम्हारे बड़े बड़े ऐनकों में बितर मारूंगा। ओके, ना सॉरी नहीं, मेरे बेटा, मैं मजाक कर रहा हूं। ओके, तुम तो रास्ते में बैठी हो, वैसे भी रास्ते में बैठे वालों को ना ठोकर लगती रहती है। ठोकर लगते रहते हैं, लगती रहती है। ये पठानों के साथ मतलब व्हाट्स रॉन्ग विद पश्तून्स, व्हाई दे कांट। ओके, कोई नहीं। हाँ हाँ हाँ, वो फरमा रहे हैं कि एक ठोकर मारो, सुने, एक ठोकर मारे और पता चल जाएगा कि लगी है कि लगा है। और देखो तो सही, मैं बताऊं, वो वाला लड़का है, देखो उसको मार के बताए ना। Fair enough. Okay, I don't mind. खुदा दे मड़ा का। Okay, next. Okay, नहीं अभी नहीं, अभी तो तुमने CSP बनना है, मुल्क को लौटना है, अभी तो बड़ा वक्त है। Okay, tourism. Number 1 prospect is religious tourism. Religious tourism. पाकिस्तान में religious tourism के prospects. Okay. लानत हो। Okay, religious tourism पाकिस्तान में 1 सबसे बड़ा दैट इज, और यार चुप तो रहो करतारपुर की बच्ची। क्या मतलब? ये क्लास क्या कर रही है? ये पहले भी मुझे धमकी दे चुकी है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना? नहीं, ये पहले भी मुझे धमकी दे चुकी है, मुझे लगा ऐसा। ओके, इट्स ओके, ओके, हु केयर्स, या ओके, आई डू, ओके। हाँ जी, रिलीजियस टूरिज्म नंबर 1, द प्रॉस्पेक्ट्स फॉर द सिख यात्रीज इन पाकिस्तान। सिख यात्रीज, Pakistan is called to be the Mecca and Medina of Sikhs. हाँ, लिखना है, वो खुद कहते हैं। If Mecca and Medina is for Muslims, Pakistan is for Sikhs. Sikhs के 4 बड़े पॉइंट्स हैं। बाबा गुरु नानक, नहीं कौन क्या कहा? वो कौन है? हाँ? Okay, I'm very poor in these stupid movies and all. I mean Urdu movies. Yes, हाँ? बुज़दार साहब ने? ये मेरा strong area नहीं, so I cannot comment upon this. Okay, now 1 that is क्या नाम है वो लाहौर में? ननकाना साहेब, ननकाना साहेब।
ननकाना हसन अब्दाल में कहां से आ गया? दूसरा हसन अब्दाल, हसन अब्दाल 2, चीपस्टर्स। ओके, तीसरा करतारपुर, करतारपुर। इस पे आपका 1-2 पैराग्राफ बिल्ड होंगे। कैसे? 5000 प्लस सिख यात्रीज डेली बेस पे आएंगे फ्रॉम डाउन टू डस्क। हाँ जी, आ तो नहीं रहे ना? हाँ जी, आप ठीक कह रही हैं, फिलहाल हालात ऐसे नहीं है। ठीक है, हाँ जी, आ जाएंगे। ओके, सो 5000 लोग आएंगे, 5000 सिख यात्रीज ऑन डेली बेसिस पे आएंगे, और एंट्री फी कितनी होगी? $20। ठीक है, इसी तरीके से फिर यहां पे सिर्फ ये रिलीजियस पॉइंट नहीं, साथ साथ में होटल्स बनाए जा रहे हैं, रेस्टोरेंट बनाए जा रहे हैं, शॉपिंग मॉल बनाए जा रहे हैं। और ये सारा कुछ किस में? यूनिवर्सिटी लाहौर में बनाई जा रही है वो। हाँ, ओके, जो इसमें सारा कुछ किस में होगा? डॉलर्स में। तो हाँ जी, ओके। 1, सो रिलीजियस टूरिज्म का एक बड़ा पॉइंट इज सिख टूरिज्म। दूसरा बुद्धिस्ट टूरिज्म, बुद्धिस्ट टूरिज्म हमारे यहां। हाँ, कई सारे पॉइंट्स हैं हमारे यहां बुद्धिस्ट के लिए। कहां कहां पे है? टैक्सला। दूसरा तख्तबाई, तख्तबाई में है, स्कर्दो में है, बहुत सारे हैं। तो खुदा। ओके, नेक्स्ट। ओके, वगैरह। हाँ, उसके बाद फिर सो ये मोस्टली कौन आएंगे? चाइनीज। दुनिया में सबसे बड़े बुद्धिस्ट कहां पे हैं? चाइना में है। तो सी पैक के जरिए इन लोगों को बड़ा मौका मिलेगा टू कम एंड ओके हमारा बेड़ा गर्क करते रहें। तीसरा जी, दैट इज हिंदू टेम्पल्स इन पाकिस्तान कई सारे हैं। कटास राज सिंध में मल्टीपल हैं, मल्टीपल पॉइंट्स इन सिंध। सक्कर बहुत सारे हैं। इसी तरीके से मानसेरा में है वगैरह। हाँ यार, बहुत हैं, बहुत हैं, बहुत हैं। नेक्स्ट, उसके बाद फिर मजीद हमारे क्या? द डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ इस्लाम, उसके लिए क्या है? दैट इज हमारे पास रिलीजियस क्या कहते हैं, हाँ, पॉइंट्स हैं फॉर डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ इस्लाम। दैट इज हाँ, शिया इस्लाम के लिए, बरेलवी इस्लाम के लिए, जो मुख्तलिफ हमारे यहाँ उसको क्या कहते हैं? श्राइन्स। ठीक, तो यात्री जाते रहेंगे, नॉट ओनली फ्रॉम पाकिस्तान बट फ्रॉम द रीजन एज अ होल। या ओके, सो टूरिज्म का एक बड़ा एस्पेक्ट आपके लिए। दूसरा बड़ा एस्पेक्ट ऑफ टूरिज्म प्रोस्पेक्ट इज दैट इज द हेली बेल्ट ऑफ पाकिस्तान। द हेली बेल्ट, एक तो रिलीजियस टूरिज्म हुआ, दूसरा द हेली बेल्ट, the Heli Belt of Pakistan. Now, diversified attractions हैं in the Heli Belt of Pakistan. Diversified attractions. Number 1, some of the highest world peaks. That is the second highest peak, the 4th, the 5th highest peaks are in Pakistan. और वो GB में है। तो mountaineering, ठीक है। दूसरा हमारे पास दैट इज इसी ग्रीन बेल्ट है, वेदर हमारा AJK है, नॉर्दर्न KP है या GB है, वो क्या है? लश ग्रीन एरियाज हैं। फिर हमारे पास वर्ल्ड हाईएस्ट प्लेन्स लाइक फेरी मेडोज, और क्या नाम है दूसरा? देवसाई, देवसाई प्लेन्स, देवसाई GB में है, अस्तौर के पास है।
बहुत सारे हैं। और उसके बाद फिर जहां पे वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं, फॉर एग्जांपल पोलो, शंदूर, स्कीइंग, वो जो भी है, कहानी बनाओ, हाँ, मजीद मलम जब्बा वगैरह, ठीक है। उसके बाद फिर तीसरा हमारे पास क्या है, दैट इज ये जो लेक्स हैं और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कहानी बनाओ। नेक्स्ट, अच्छा, फिर हमारे पास क्या कहते हैं, हाँ, मजीद टूरिज्म में हमारे पास वैरायटी क्या है, दैट इज द क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल टूरिज्म। आर्कियोलॉजिकल, कहानी बनाओ उस पर, किधर किधर है, क्या क्या है, ठीक है। मजीद हमारे पास डेजर्ट्स हैं हमारे पास, लाइक चोलिस्तान, थर, थल, बहुत सारे लोग जाते हैं शिकार के लिए, बहुत जाते हैं। क्या करते हो? मैं खुद जाता हूं, शिकार के लिए जाता हूं, और बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं। और फिर आप सिर्फ ये क्या है, यहां पे जीप रैलीज होती हैं। ओके, नेक्स्ट, उसके बाद फिर आपके पास कोस्टल बेल्ट है। कोस्टल बेल्ट है, बीचेस के बच्चों, कोस्टल बेल्ट की मैंने बात की है, मतलब ओके ओके, नेक्स्ट, हाँ जी। उसके बाद फिर हमारे पास दैट इज मेडिकल टूरिज्म। वो कैसे है? अच्छा, मुझे, हाँ, अच्छा, क्लास हमने देखा प्रोस्पेक्ट्स। नाउ हर्डल्स क्या रहे हैं, या चैलेंजेस टू टूरिज्म इन पाकिस्तान क्या रहे हैं? नंबर इम्प्लीकेशंस, ओके, आपकी इकोनॉमी प्रमोट होगी। कैसे? सुनो सुनो सुनो, आपकी इकोनॉमी प्रमोट होगी कैसे? दुनिया में लीडिंग इकोनॉमीज, वेदर वो यूरोप में है, वो एशिया में है, वो अफ्रीका में है, वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर इज, हाँ, इनकम फ्रॉम टूरिज्म। वेदर वो टर्की है मुस्लिम कंट्रीज में, या इजिप्ट है, या मलेशिया है, इसी तरीके से फिर मालदीव्स, छोटे छोटे ममालिक, नेपाल, छोटे छोटे ममालिक, इसी तरीके से फिर डेवलप्ड वर्ल्ड में, यूरोप में देखिएगा, यूएस में। सो यूएई का, दुबई का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम इज टूरिज्म। तो हमारे यहाँ टूरिज्म की जितनी वैरायटीज हैं वो किसी भी मुल्क में नॉर्मली नहीं मिलती, ठीक है। हमारे पास लाहौर में नियाग्रा फॉल भी है, था, अब नहीं है, याद आ गया? नहीं, सेंस तुम लोगों का इतना ही है। ओके, नेक्स्ट, मजीद, सो टूरिज्म इनकम। दूसरा, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज प्रोजेक्ट होना ग्लोबली। अच्छा, टूरिस्ट अगर पहले ये नोट कर दीजिए इकोनॉमी के साथ, जब टूरिस्ट आते हैं तो आपका क्या होता है? वन, होटलिंग इंडस्ट्री प्रमोट होती है, रेस्टोरेंट या फूड इंडस्ट्री प्रमोट होती है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री प्रमोट होती है, और एक लंबी लिस्ट। और फिर ट्रेवल गाइड्स, ये एक इंडस्ट्री है, ट्रेवल गाइड्स, ठीक है, वगैरह वगैरह। सो जॉब अपॉर्चुनिटीज बेतहाशा आती हैं, ठीक। नेक्स्ट, मजीद, दैट ए सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का प्रोजेक्ट होता है। सॉफ्ट इमेज सिर्फ मीडिया पे प्रोजेक्शन से अचीव नहीं होता, प्रैक्टिकली लोगों को इनवाइट करो, लोगों को अपॉर्चुनिटीज दो। एंड वंस हु कम टू पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन praise for Pakistan, has always been, या all praise for Pakistan। क्यों? क्योंकि अच्छा, एक टूरिज्म एक अट्रैक्शन क्या है? द वैरायटी ऑफ फूड्स। हमारे पास जो फूड्स की वैरायटी है, जो कुजीन्स हैं हमारे पास, वैरायटी है। लाहौर जाओ तो आपको अलग मिलती है, along with या कराची जाओ तो अलग मिलती है, क्वेटा जाओ तो आपको अलग मिलती है, जीबी जाओ तो अलग मिलती है,
पेशावर, सॉरी मैं भूल गया था। ओके ओके ओके, हाँ नेक्स्ट। हाँ, हर्डल्स क्या हैं टूरिज्म में? मैंने कुछ बताया, सब कुछ मैंने नहीं बताया, ठीक है ना। हर्डल्स क्या हैं? नंबर 1 सिक्योरिटी सिचुएशन, जो कि अब ड्रास्टिकली इंप्रूव हुई है। सिक्योरिटी में क्या इश्यूज रहे हैं? वॉर ऑन टेरर, कराची, बलूचिस्तान, हमने देखा जीबी, हाँ जो अटैक्स होते रहे ये, लेकिन ड्रास्टिकली इंप्रूव हुई है। और अभी रिसेंटली गेल का स्टेटमेंट आया है कि पाकिस्तान जैसा महफूज मुल्क कोई नहीं है। और फिर और कई सारे लोग हमारा विजिट करके, द रॉयल कपल ऑफ यूके, इसी तरीके से द क्वीन ऑफ डेनमार्क हमारे पास आई थी। इसी तरीके से फिर और बहुत सारे लोग आए हैं। क्रिकेट टीम्स आ गए, जो टूरिस्ट आ रहे हैं। हाँ जी, ओके, हाँ ब्लॉगर्स जो आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक प्रोग्राम है जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, ये सब सुन लें। ट्रेवल बुक एंडस पे, एंडस चैनल प्रोजेक्ट्स द इमेज ऑफ पाकिस्तान 1000 टाइम बेटर देन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द चैनल्स। आई एम नॉट ट्राइंग टू बी बाइस्ड टू द चैनल। मुझे लगता है कि पीटीवी से भी बेहतर किरदार अदा कर रहा है एंडस चैनल, इंग्लिश चैनल है एंडस। उस पर एक प्रोग्राम है ट्रेवल बुक, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, मजीद एक तो सिक्योरिटी हर्डल रहा है जो कि वक्त के साथ साथ क्या हो रहा है, खत्म होता जा रहा है, इंप्रूव सिचुएशन इंप्रूव होती जा रही है। दूसरा, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चरल लिमिटेशन बेतहाशा रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल, जिसमें रोड्स, होटल्स, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह। हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें क्या है, रोड्स ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कुमराट, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एरियाज इन द वर्ल्ड, रोड ही नहीं था, अभी हमने एक्सप्लोर किया है। कहां से खतरनाक, किस तरह खतरनाक है? कोई गया हो तो उससे पूछो। इट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल एरियाज यू कैन एवर सी, ट्रस्ट मी, यू वुड नॉट रिग्रेट, यू वुड लव टू गो अगेन। अच्छा, लेके जाएं? वाह, ओके। इसी तरीके से फिर हमारे यहां होटल्स नहीं रहे, सिर्फ रोड्स का इशू नहीं है, होटल्स का इशू रहा है। इसी तरीके से फिर हमारे पास मजीद इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद तीसरा बड़ा मसला क्या रहा है, द पॉलिसीज ऑफ द स्टेट, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ द स्टेट। फॉर एग्जांपल, वीजा रिस्ट्रिक्शंस हमारे यहां रही है, तो आप ये क्या कर दो, होटल्स बना दो, रोड्स बना दो, सी पैक के जरिए आपके कई सारे रोड्स बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल, स्वात में टूरिज्म, मलक्कड़ में टूरिज्म कैसे बढ़ेगी? ये जो मोटरवे बन रहा है कंप्लीशन फेज में है, 7 किलोमीटर का एक पैच रहता है, बाकी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से जीबी में जो रोड्स बन रहे हैं, फॉर एग्जांपल गिलगित बल्तिस्तान का जो रोड था आपस में, वो बहुत ही पुअर रोड था, अब वो रोड बन रहा है। इसी तरीके से गिलगित से क्या नाम है, चतराल तक का रोड बन रहा है, फॉर एग्जांपल वो। सो रोड्स बनाओगे तो टूरिज्म बढ़ेगी। जब से KKH एक्सपैंड हुआ है, तब से टूरिज्म टू जीबी मल्टीप्लाई कर गई है। काराकोरम हाईवे, ये जो सीपेक का हिस्सा है वगैरह। सो रोड्स बनाओ, होटल्स बनाओ। बेटा मजीद ना उठे, ये उठ गया, मजीद ना उठे, बस 5 मिनट में खत्म कर रहा हूं। नेक्स्ट, आई हेट व्हेन समबडी लीव्स माय क्लास। तुम जाके तो देखा, वो तो दूर था मुझसे, तुझे बालों से ना खींचा फिर मुझे कहना। ओके, नेक्स्ट, हाँ जी, हाँ उसके बाद फिर ओए ओए शीनो चप। हाँ जी, तीसरा दैट इज, हाँ वीजा रिस्ट्रिक्शन हमारे यहां रहा। अब हमने ई वीजा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, 50+ कंट्रीज को हम वीजा ऑन अराइवल दे रहे हैं। एक तो ई वीजा है, दूसरा वीजा ऑन अराइवल। जी, थैंक्स टू मिस्टर खान, आई नो।
यहां पे आपने एकेडमिक अप्रोच अडॉप्ट करना है, खान का सपोर्टर नहीं बनना है, ठीक है। नेक्स्ट, मैं लाइव जा रहा हूं वरना मैं कुछ कह देता। ओके ओके, नहीं, कुछ चीजें ऐसे नहीं हुई बनीसिए। ओके, नेक्स्ट, ओ दहशतगर्दा चुपशा। ओके, नेक्स्ट, हाँ, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को कंक्लूड करेंगे किस तरह कि टूरिज्म कुड बिकम वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द कंट्री। हमारे जीडीपी में टूरिज्म की जो कंट्रीब्यूशन है वो नेग्लेजेबल है, कीपिंग इन माइंड द अपॉर्चुनिटीज द कंट्री एंड द वैरायटी एंड अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान हैज, कंट्रीब्यूशन बड़ी नेग्लेजेबल है। तो प्रॉपर स्टेप्स उठाओ प्रॉपर डायरेक्शन में ताकि टूरिज्म बढ़े और इकोनॉमी आपकी रिवाइव हो। काफी है, बाकी कल देखेंगे। और मत करो, चुप मत करो।